डिसिप्लिन के मामले में मुझे लगता है आज का कोई एक्टर उनको नहीं छू सकती। नेशनल अवार्ड हर एक्टर का एक ड्रीम है। सुरेखा जी को 4 मिले थे। जब मिलता है उसी समय अच्छा लगता है, उसके बाद तो घर में पड़ा हुआ कबाड़ होता है। मेमोरी जी जाती है, ढोई नहीं। जिस अवार्ड को मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए कोई बड़ा घर या एरिया ढूंढ रही हूँ, तो इस अवार्ड के एवज में मुझे घर नहीं मिल रहा है। उसके लिए ब्रोकर मुझसे पैसा ही मांग रहा है। घर का मकान मालिक है, उसको सिक्योरिटी मनी ही चाहिए। बधाई हो, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो उनका जवाब था कि तो क्या हो गया, एयरपोर्ट पे चेकिंग बंद हो जाएगी। मुंबई जैसे महानगर में ब्रोकर्स की, मकान मालिकों की मोनोपोली चलती। बारिश हो रही है, सीलन है घर में, उसके घर में करंट आने लगे, आग लग गई। स्ट्रगल है वो, वहाँ पर इतनी बुनियादी स्ट्रगल है, बहुत बुनियादी। और मकान मालिक को बोलो तो उनका जवाब होता है आपको रहना है रहिए, जाना है जाइए। कि जो यंग लड़कियां आ रही हैं कि उनको घर नहीं मिलने से वो लिविंग में चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ कहते हैं जी हम बैचलर्स को नहीं देते हैं। झूठी शादी करते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। फंस गए हैं, जीवन बर्बाद हो गए उनके। सीरियल चला गया, सीरियल ऑफ एयर भी हो गया, तब भी पैसा नहीं दिया जा रहा है जूनियर आर्टिस्ट को। जूनियर आर्टिस्ट को क्या, लीड आर्टिस्ट को नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन में सबकी हालत खराब हो गई थी। अच्छे एक्टर्स अपने घर का सामान बेच रहे थे, और उन्हीं दिनों जो कलर्स पे मेरा शो आता था बैरी पिया, वो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। एक एक्टर का आप शो दिखा रहे हो और ये नहीं जानना चाहते कि वो एक्टर जी रहा है या मर रहा है। कि इस बात से दुख नहीं होता है कि मेरा समय बुरा चल रहा है। बुरा तब लगता है जब लोगों को पता चलता है। फिल्म वाले तो बहुत कहते हैं कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं। जो 2000 का बैच है वो कहता है कि अब 2024 बहुत फ़र्क हो गया है। हमने फिल्मों से बहुत सुना। क्या टीवी पर काम करने वाले कलाकारों के लिए भी बहुत कुछ बदल गया है? जब आप आई थी 2001 या 2 में, जब आत्मजा डीडी पर आता था तब, और आज का जो टीवी सीरियल्स का जो सीन है, प्रोडक्शन में और पूरा सेटअप कैसा होता है, बदला है? बहुत बदला है, बहुत। जब मैंने शुरू किया था दूरदर्शन पे काम, तो आज की तरह डराने वाला शब्द ऑडिशन नहीं था। डायरेक्टर आपसे मिलते थे, बातचीत करते थे 1-2 मिनट, और वो डिसाइड कर लेते थे। या कैरेक्टर के बारे में बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत ब्रीफ देते थे। ऑडिशन नहीं होता था? नहीं, तो क्या होता था? बस मिलना कि हम ऐसे ऐसे एक सीरियल कर रहे हैं और ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर है, वुड यू लाइक टू डू। इवन आपको बता दूं कि कविता चौधरी, उड़ान। जी, तो उन्होंने जब यहाँ दिल्ली से, जबकि वो मुंबई में रहती थी, यहाँ आकर के डीडी के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, टेलीफिल्म जिसको कहते हैं, बीजू का। तो वो भी उन्होंने ऐसे बुलवाया था कि कुछ लोग हम ढूंढ रहे हैं, आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। तो मैं भी मिलने गई थी, तो उन्होंने फाइनल कर लिया। उसमें जो 2 बहुएं होती है, एक किसान की कहानी है और उनकी 2 विधवा बहू है। तो मैं बड़ी बहू बनी थी और एक छोटी थी, स्वाति सेन, जो बाद में FTII गई। तो इस तरह से काम होता था और बहुत डराते नहीं थे, बहुत ही कूल एम्बियंस होता था। कैरेक्टर को समझा दिया गया, एंड छोटी छोटी बातें, जैसे कविता दी को देख के जो पहली बार मुझे लगा था कि डायरेक्ट कैसे करती है भाई, क्योंकि वो बोलती ही नहीं थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी और बोलती नहीं थी। तो लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने ये भी पाया कि वो जो चाहती हैं कैरेक्टर को लेके, उनके माइंड में जो एक इमेज है कि मेरा ये कैरेक्टर ऐसे होना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, उसमें 19-20 होने पर भी ना उनके चेहरे से वो दिख जाता था कि वो नाराज़ हैं और वो शी इज़ नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड। तो तुरंत वो आता था कि नहीं नहीं नहीं, ये इतना ड्रामेटिक नहीं है, इतना आर्टिफिशियल नहीं है, थोड़ा सा। उनकी खुद की एक्टिंग भी बड़ी सटल सी थी। जी, तो वही हमसे भी चाहती थी। उड़ान में जो उनका किरदार था वो कितना मजबूत था, लेकिन कहीं पर भी लाउड नहीं था। क्या पर्सनल लाइफ में इतनी ही कूल थी? बहुत कूल थी, बहुत बहुत। मतलब मैं, देखिए, मैं भी बहुत कूल हूँ, मैं भी बहुत जो मुंह में है, जो दिल में है वो मुंह पर होता है। तो मैं समझती हूँ कि हम जैसे लोग जो होते हैं वो दुनिया के लायक नहीं होते हैं। मतलब दुनिया में आपको थोड़ा चालू पुर्जा होना चाहिए। तो मैं वैसे नहीं हूँ। तब भी मुझे लगता था कविता दी को देख के पर्टिकुलर
कि यार इनका चल कैसे रहा है, दुनिया में गुजारा कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत कम बोलती थी। लगता था कि उनको बोलने में शायद बहुत उनके पैसे खर्च हो रहे हैं टाइम से। तो वो ऐसे बोलती थी, लेकिन बहुत केयरिंग थी। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब तक उनके साथ रही, और जब भी रहती थी तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था एक बड़ी बहन है, एंड शी नो बेटर देन मी व्हाट आई नीड और नॉट। कि यहाँ चलना है, चलो बहुत अच्छा लगेगा, गाड़ी में बिठा के ले जाना, खिलाना, उसके बाद घर छोड़ना, छोटी छोटी बातें, मतलब बहुत ऐसा नहीं कि वो हिदायत जैसी देती थी या टीचर की तरह कुछ कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बड़ी स्वीटनेस के साथ बड़ी बारीक बातें देती थी रिगार्डिंग। सूक्ष्म सूक्ष्म भाव और सूक्ष्म हाँ अपने प्रतिक्रियाओं के साथ वो। जी, मतलब हंसी हंसी में ही कि मतलब है ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसमें लगता था कि कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। जैसे आप जीवन का सार किसी को दे रहे हो, और बिना ये कहे कि हेलो यू हैव टू डू दिस और नॉट डू दिस, पर उनमें ये नहीं था, बहुत सिंपलिसिटी। और सुरेखा सीकरी। सुरेखा जी के साथ मैं ये किस्सा बताना चाहूँगी कि मेरे NSD आने के पीछे जो 2-3 महान महिलाओं का हाथ है, उसमें से सुरेखा सीकरी, ज़ोरा सहगल, इनका नाम है। क्योंकि मैं NSD नहीं आई थी, और NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम भी नहीं सुना था उस तरह से, पर इन लोगों के बारे में कहीं न कहीं पढ़ा था मैगज़ीन्स में। मेरे यहाँ एक पत्रिका आती थी नटरंग, उसमें एक बार पूरा अंक था सुरेखा सीकरी पे, जो नेमी चंद्र जैन जी ने उसको ये किस सन की बात है? ये मुझे लगता है 90 से के आसपास की बात है। तो पूरा पूरा पन्ना था ब्लैक एंड वाइट में, एंड सुरेखा जी के ये प्रोफाइल हैं, कहीं तो कहीं कुछ करते हुए, कहीं वो बेगम का तकिया कर रही हैं, तो कहीं वो तुगलक कर रही हैं, कहीं वो मुझे लगा यार क्या होता है ये। और इससे पहले स्टारडम जो होता ना फिल्मों के बारे में था, कि अब देखो नरगिस, अब देखो मीना कुमारी, अब देखो वहीदा जी, उसके बाद आई रेखा। मैंने वो रुतबा उनका देखा अन थिएटर में, नाटक की दुनिया जी। में। तो मुझे लगा ना कि मुझे भी ये करना है, और तब मैंने NSD करने का डिसाइड किया। उसमें से जोरा जी के साथ भी मैं मिली थी, NSD में ही उनसे मिली, और बातचीत हुई थी मेरी थोड़ी बहुत, एंड शी वॉज़ वेरी शार्प। क्या हुआ था, मैं उनको मिली ना तो उनके पाँव छूने के लिए मैं बड़ी, आपने जिनको आइडियल बनाया है ना, आपने एक द्रोणाचार्य बना के एक पूजा की थी कि मैं भी आपकी तरह नक्शे कदम पे चलूँगी, और आपके सामने हो तो होता है ना कि साक्षात दंडवत कर लूँ। तो पाँव छूने के लिए बड़ी, तो उन्होंने कहा नो, पैर पीछे खींच लिया। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते मेरे जैसी हो जाओगी। तो मैंने कहा मैं यही तो चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा स्मार्ट गर्ल। तो वो जो उनकी बात थी, पर्दे पर भी उनका यही अंदाज था। हाँ, ऐसे लगता था कि वो बहुत डांट देंगी वाली कैरेक्टर है, लेकिन नहीं, वो बहुत, उनमें ह्यूमर बहुत था। जैसे मुझे याद है कि उनका एक इंटरव्यू देखा था, कुछ उनकी शादी या मैरिज को लेके था, तो उन्होंने कहा हाँ तो मुझसे कौन निभा सकता है। तो ये अपने लिए बोलना बड़ी, एक औरत होके। तो एंड सुरेखा जी के बारे में तो मैं जितनी बातें करूं मुझे लगता है कम है, ये इंटरव्यू तो कम पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत अलग बॉन्डिंग फील करती हूँ। मैं एक बात ये भी बताऊं कि जब मैंने उनके साथ पहला सीरियल किया पहली फिल्म की थी, विजय दांदेथा की कहानी थी, तो उदय प्रकाश जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो एक तरफ मैं एक्साइटेड थी कि अरे मैं तो सुरेखा जी के साथ काम कर रही हूँ, और दूसरी तरफ जब सीन देने की बारी आई ना, मैं फुस, और मैं ना ऐसे ना, मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उदय प्रकाश जी को, डायरेक्टर थे, कि उनको जाके बोलूं कि सर मुझसे नहीं होगा। उनको जो असिस्ट कर रहे थे, एक खुर्रम दादा थे हमारे NSD के सीनियर हैं, तो उनको मैंने कहा दादा मुझसे नहीं होगा। कह रहे क्यों, क्या हो गया? एंड मैं कहाँ पर रही थी लिटरली, मैंने कहा नहीं नहीं सुरेखा जी के साथ मैं सीन नहीं दे पाऊँगी।
तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेके आए सुरेखा जी के कमरे में। वो एक स्कूल या अस्पताल था जहाँ हम सारे आर्टिस्ट को ठहराया गया था, क्योंकि बुरुमदा जो बिज्जी का गांव है, वहाँ पे कोई ऐसे जो शूटिंग माहौल होता है ना कि आर्टिस्ट को कमरे दो, मेकअप रूम दो, ये दो, कुछ नहीं था। वो अस्पताल या स्कूल का कमरा था, वहीं चारपाई लगा दी गई थी और वहीं पे सब हो रहा था। तो सुरेखा जी के पास ले गए वो, और ले जाके बोलते हैं, देखिए मैडम ये क्या बोल रही है। तो सुरेखा जी अपना मेकअप खुद कर रही थी। तो हाँ भाई क्या कह रही हैं। तो उन्होंने कहा ये लड़की कह रही है कि आपके साथ सीन नहीं कर सकती है। तो सुरेखा जी ने कहा क्यों भाई। ना मैंने पलट के मुझे देखा, ना वो जो लगा रही थी, क्यों भाई। तो मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो उन्होंने कहा ये कह रही है कि आपसे डर लग रहा है। तो कहते क्यों, मैं इतनी डरावनी हूँ। मतलब इस तरह से मुझे पूछा, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, हूँ हाँ ना कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया था। पर सीन किया वो उसमें, और एक दिन का काम था का। फिर वो मुंबई आ गई, तब मैं दिल्ली में ही रहती थी और वो मुंबई से वहाँ आई थी। तो बात वहीं की वहीं रह गई। फिर ना नंबर लिया था ना कुछ। लेकिन धीरे धीरे मैं जब मुंबई गई तो हीबा मेरी अच्छी दोस्त हैं, नसीर सर की बेटी हैं और मेरी 1 साल सीनियर हैं। तो वो हमारा NSD से ही बहुत पक्की बॉन्डिंग थी। तो वहाँ गई तो और मिलना जुलना, तो वहाँ जाने के बाद जो है सुरेखा जी से भी मिलना जुलना होने लगा रेगुलर। तब भी इतनी मतलब ये नहीं थी कि जब चाहो मिल लो वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर और डिसिप्लिन थी। डिसिप्लिन के मामले में मुझे लगता है आज का कोई एक्टर उनको नहीं छू सकता। अच्छा। हाँ, आई एम सॉरी अगर मैं ये बात कह रही हूँ और सुनने वाले को अगर बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैंने उनका डिसिप्लिन उस एज में देखा क्योंकि मैंने जब देखा वो 70 के आसपास की थी। पर इतना काम करती थी ना कि अच्छा कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर बताओ समझाओ। तो यानी कैरेक्टर का जो शेड है, क्या वो लाउड है, क्या वो ग्रेसफुल है, क्या वो टोन डाउन है, क्या वो ये है उनका बॉडी लैंग्वेज किस क्लास से आ रही है, किस कल्चर से आ रही है, किस बैकग्राउंड से आ रही है, क्या उसका पूरा संस्कार है, ये सब वो पूछती थी एक एक बारीकियाँ डायरेक्टर से और राइटर से दोनों, क्योंकि राइटर विजय दांते था, विजय सेट पर थे। तो वो सब पूछेंगे अच्छा ये क्लास क्या करती है, कैसे करती है, क्या होता है। तो पर्टिकुलर ये तो कह रही नहीं नहीं, तो वो तो इस तरह का वो जो पहनती हैं बंजारन औरतें, तो कह नहीं नहीं वैसा नहीं पहनेंगे। तो बिज्जी को ऐसा जाके गांव में ढूंढना पड़ा। आप सब ये जब बता रही हैं सुरेखा सीकरी जी के बारे में, तो मुझे बालिका वधू की दादी माँ याद आ रही हैं। और मैं सोच रही हूँ वो कितना उन्होंने उस कैरेक्टर को अपने आत्मसात कर लिया था। वो सिर्फ कपड़ा और मेकअप का मामला नहीं था, उठना बैठना, नज़र उठा के देखना, नज़र, और जिस तरह वो होंठ भींचती थी उसमें ही कितनी कलाकारी थी। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं हमने एक फिर नाटक किया उनके साथ उसके बाद, पूरे 10-12 साल के बाद, जिसका नाम था परिंदे, और इसको भी डायरेक्ट करती थी मेरी दोस्त हीबा। तो उसमें वो एक रोल कर रही थी छोटा सा हिबा एक। शाह डायरेक्टर है। हाँ, बट एक्टर भी हैं पर उसने डायरेक्ट भी किया है। तो उस प्ले में उनको भी लिया था। तो और हम लोगों का बहुत मतलब बड़ी कास्टिंग थी, 40 के आसपास लोग होंगे। तो उसमें जब वो आती थी सेट पे, तो हम जो यंग जितने भी एक्टर्स थे उनकी एनर्जी यहाँ, लेकिन सुरेखा जी आती थी सेट पे तो उनकी एनर्जी यहाँ। मतलब आते ही स्क्रिप्ट लेके आई हैं, पट 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 लाइन देख रहे हैं, ये कर रही हैं, घूम रही हैं, ऐसे से बोल रही हैं, इधर वॉक कर रही हैं, लाइन बोल रही हैं, ये कर रही हैं, बुदबुदा रही हैं, फुसफुसा रही हैं, कभी उधर कॉर्नर में चली गई, कभी कहीं चढ़ गई जो सेट बना था। तो खुद हिबा कहती थी कि इनकी जो एनर्जी है ना वो बहुत मतलब ये है क्या, वायरस की तरह है वो, फैल जाती है, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शस है। तो ये बहुत पॉजिटिव मैनर में, और ये सब मैंने देखा, और मैंने अपने कई सारे सीनियर को देखा। मैं उनका भी नाम लूँगी, नादरा आपा का। अच्छा, नादरा बब्बर। हाँ हाँ, नादरा ज़हीर बब्बर जी को भी मैंने देखा कि एक प्ले जब कर रही थी तो
पूरी मतलब प्ले से पहले बैठ के पूरा वो एक जगह बैठ के पूरी लाइन का वो रन थ्रू कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो मैं देखती हूँ वो कहीं लगता है आज के जो जनरेशन है ना, वो बहुत जल्दी रट लेती हैं और कहती हैं बस हो गया। पर वो रटने के अलावा जो याद करना तो ज़रूरी है, बिना याद किए वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो तो तय है, पहली शर्त है कि आपको डायलॉग याद होना चाहिए। लेकिन डायलॉग याद होने के बाद जो आप किरदार को पकड़ना। जी अंडरलाइन जो है क्या है, क्योंकि जो सुरेखा जी पूछती थी अच्छा किस बैकग्राउंड से आती है, ये क्या कल्चर है इनका, क्या संस्कार है, ये क्या करती है। तो इसी तरह मैं एक और, आप हंसोगे, जैसे मैं मेरी जो उम्र हो गई है तो उसमें मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे माँ वाला ही रोल मिले। आई एम वेरी मतलब गुड इन मदरहुड वाला जो कैरेक्टर। तो मुझे जब ऑडिशन के लिए ये पूछा जाता है कि माँ का एक रोल है मैडम आप करेंगी, तो मैं पूछती हूँ किस तरह की माँ, क्योंकि सिर्फ माँ कह देने से बात नहीं बनती है। माँ अपनी माँ होती है, सगी माँ होती है, मुँह बोली माँ होती है, सौतेली माँ होती है, छोड़ी माँ हुई माँ होती है, सिंगल माँ होती है, अपर क्लास की माँ होती है, वर्किंग क्लास की माँ होती है, वो माएँ भी होती हैं जो मेड सर्वेंट हैं, वो भी अकेले कमा के बच्चे पढ़ा रही हैं, और वो औरतें भी हैं जो सेक्स वर्कर हैं, वो भी माँ हैं। तो क्या ये सभी जब माँ का रोल करेंगी, क्या उनके एक जैसे होंगे? बदल जाता है। मेरी माँ अलग तरह से बोलती या बात करती हैं, आपकी माँ का कुछ अलग जेस्चर होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, कुछ स्लैग होते हैं। जब आप इतने सवाल करती हैं और ये बताती हैं कि माँ के इतने शेड्स हैं, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको शायद बुरा लगता है, आई एम सॉरी, मतलब वो चिढ़ जाते हैं, कहते हैं ना अच्छा क्या लाना है, 2-3 साड़ियाँ, मैंने किस तरह की। अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक चौल में रहने वाली औरत हूँ और ये जो मैंने पहनी है ये कांथा वर्क, कांथा वर्क है, हैंड हैंड वर्क। वर्क है पूरा, और ये कलकत्ता का है, तो क्वाइट महंगी साड़ी होती है, ये आपको पता है। मुझे इसके मतलब मैं प्रचार नहीं कर रही नहीं हूँ जी, मैं समझ गई आपकी बात। तो अब जो एक चौल की माएँ होती हैं वो नहीं पहनेगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो मैं थोड़ा ये सब पूछती हूँ क्योंकि मैंने सुरेखा जी को देखा कि वो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करती हैं कि आपको लगेगा शायद नहीं मतलब है, मुझे लगता नहीं मतलब है। और यही मैंने नादरा आपा में भी देखा, और यही मैंने फिर जब कविता दीदी कर रही थी तो उसमें भी जो किसान की बहुएं हैं, दोनों बहू, एक किसान जिसकी खेती बाड़ी उजड़ चुका है और बेटा गुजर चुका है, और 2 जवान बहुएं विधवा है, तो फटी पुरानी साड़ी थी। तो सुरेखा जी मतलब कविता दीदी गांव की औरतों से मांग रही थी कि कोई गंदी और मैली फटी साड़ी दो, क्योंकि जो कॉस्ट्यूम वाले को लाने के लिए कहा था उसने सफ़ेद साड़ी नई खरीद के ले आई। तो वो कैमरे में नयापन दिखता है, और जिस बैकग्राउंड से मैं कैरेक्टर कर रही थी तब तक मुझे इतना नहीं समझ में, पर मैंने उनके साथ करते हुए ये पाया कि आप नई साड़ी एकदम से पहनो कैमरे में, और एक जो आपने पहन के घिस चुकी है, जो मैं बता रही हूँ कि एक ऐसे किसान की बहू है जिसका बेटा मर चुका है, खेती उजड़ चुकी है, और उसके बाद 2 जवान बहू हैं, तो नई साड़ी कैमरे में पहनेगी तो दिखेगा। तो उन्होंने गांव वालों से मांगा था, गांव की महिलाओं से, कि जो बहुत एकदम फट गई है ना वो दीजिए, और वो हमने पहना था। तो ये होता है, कैरेक्टर को पकड़ने के लिए, समझने के लिए इस हद तक काम करना पड़ता है, और कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, पर कुछ लोग नहीं समझ पा रहे। मेहनत करने वाले एक आध अपने कंटेम्प्रेरी कलाकारों का नाम लीजिए, या अपने सीनियर्स का। बहुत लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। मैंने कविता दी को ही देखा, सुरेखा जी ने जो मयार बना लिया था, उनको शायद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। जब जैसे कहते हैं ना कि आप एक बहुत अच्छे फुटबॉलर बन गए तो आपको पता है कि आप बॉल मार ही लोगे, या जो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अरे मैं तो कर ही लूँगा। तो सुरेखा जी भी जब बाद के दिनों के बालिका वधू की बात कर रही हूँ, उससे पहले उन्होंने मम्मो किया, उससे पहले उन्होंने ज़ुबैदा किया, उससे पहले लिटिल बुद्धा किया, हॉलीवुड की फिल्म थी, और ऐसी अनगिनत फिल्में की। तो वो जो मयार उनका बन गया था। मैं एक और बीच में ये बात लाना चाहती हूँ
कि नेशनल अवार्ड हर एक्टर का एक ड्रीम है, सपना है, प्रेयर है, मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन है कि भाई एक नेशनल अवार्ड। सुरेखा जी को 4 मिले थे, पर तब भी मैंने उनको देखा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं बहुत उनके साथ घुल मिल गई थी, तो उनको जो स्क्रिप्ट मिलती थी, बॉन्डेड स्क्रिप्ट मिलती है, सभी एक्टर को नहीं मिलते हैं, ये भी मैं क्लियर हूँ। जैसे हमें नहीं मिलेगा, हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारा सीन है। तो हम कई बार पूछते भी कि भाई आगे क्या है, पीछे क्या है, मुझे थोड़ी समझ तो आए कि किस संदर्भ में ये बात चल रही है। पर सुरेखा जी जैसे जो एस्टेब्लिश एक्टर हैं, उन्हें बॉन्ड स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाती है। बॉन्ड स्क्रिप्ट क्या होती है? मेरी पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट किताब की शक्ल में? हाँ, और वो पूरा उसको जैसे आपकी डायरी में किया गया है, तो हाँ, तो वो पूरी मिलती है। तो मैं उनके यहाँ चाय कॉफ़ी पीने जाती थी ना, तो ठीक है, थोड़ी देर बातचीत थी, चलो मुझे क्यों दो, तो मुझे रिहर्सल करनी है। तो ये कौन करता है फिल्म में? फिल्म में कोई कह रहा है चलिए मुझे क्यों दीजिए, मुझे लाइन करनी है। तो ये सुरेखा जी करती थी, भले उसकी शूटिंग 1 महीने बाद हो, पर वो मेरे साथ ये करती। तो इस लिहाज से मैं बार बार ये कहूँगी कि मैंने जो उनसे सीखा, अच्छे सीनियर्स मिले आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हाँ। ये ख्वाब था? पहले तो ऐसे था, मतलब बचपना कहते हैं कि सुनती थी कि वो इंडस्ट्री गया, वो गया, ये करते हैं इंडस्ट्री वाले, तो बहुत उनको लाइमलाइट मिलती थी कि अरे फलना इंडस्ट्री का है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं थिएटर तो करती थी, इप्टा से जुड़ी हुई थी, और पटना में थी मैं, कालिदास संग्रहालय और कला संगम और क्या क्या जितनी भी संस्थाएं थी, लगभग सबके साथ काम किया हुआ था। मैंने मैथिली में भी किया है। तो उतनी सीरियस नहीं थी क्योंकि मैं जर्नलिस्ट थी, तो वो भी बड़ा एक मतलब ये था कि अखबार में नाम, एक कहानी भी है, तो बड़ा अच्छा लगता था कि मेरे आर्टिकल छप रहे हैं बड़े बड़े। तो और एक पावर होता है कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आप किसी से भी मिल सकते हैं, आप डीएम से, मिनिस्टर से, किसी से। तो वो अच्छा भी लग रहा था, पावर भी, लिखना भी। पर शौकिया जो थिएटर करती थी, तो कई लोग कहते थे अरे एनएसडी जाओ, तुम अच्छी एक्ट्रेस हो। मैंने कहा अच्छा। तो उसी नवभारत टाइम्स में, तब मैं नवभारत टाइम्स में काम कर रही थी हिंदी, और उसी में वो नामांकन का निकला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नामांकन फॉर्म सूचना। तो मैंने खेल में भर दिया था कि देखते हैं, क्योंकि नौकरी छोड़ के जाना, और मैं थोड़ी सी मेरे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी भी थी, मैं घर में बड़ी हूँ भाई बहनों में, तो मुझे हेल्प करना पड़ता था कमा के। तो वो भर दिया, नहीं हुआ। तो तब मैं सीरियस हुई। जब नहीं हुआ तब? मैंने ऐसा क्या हुआ है, तो तब जो है मैं जो होता है ना कि अच्छा, तो तब मैं सीरियस हुई, पढ़ने लगी, जो इंडस्ट्री के लोग थे उनसे बातचीत करने लगी कि आखिर क्या है और क्या करना चाहिए। और मैं प्रसन्ना जी का नाम लेना चाहूँगी। प्रसन्ना जी से मैं मिली थी एक कार्यक्रम में, और बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो, आप जानती हो, हेगड़ू में अभी उनका एक अपनी संस्था है जहाँ वो काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने पत्र लिखा था कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो उन्होंने पहले तो कहा मत आइए तो लेकिन बाद में उन्होंने बहुत सारी लंबा पत्र लिखा था मेरे छोटे से पत्र के जवाब में, और उसमें एक तरह का उनका एक मार्गदर्शन था। तो उसने मुझे बहुत मदद की, और मैं बहुत ग्लैड हूँ, थैंकफुल हूँ। प्रसन्ना सर अभी भी मेरे टच में हैं, मैं जब चाहूँ उनसे बात करती हूँ। आप एनएसडी से टच में हैं अभी? हाँ भाई, क्यों ना होंगी। एनएसडी मतलब मैं कहूँ अगर कि एनएसडी करने वाले एनएसडी से कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। आप एक्टर नहीं हैं, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे 4 एनएसडीएन बैठे हों, तो देखिए हमारी भाषा अलग होती है, हमारे बातचीत के ना वो अलग ढंग होते हैं। कोर्स पूरा किया आपने? जी, 3 साल का कोर्स होता है, और हमारी कुछ बातचीत जो है ना, अंडर करंट जो हमारे कुछ चुटकुले हैं, वो हम एनएसडीएन ही समझते हैं, वो कोई बाहर वाला या आप नहीं समझ सकते। तो इस मामले में मैं एनएसडी
से मैंने बहुत कुछ सीखा है और ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि नहीं। मैं आज दिल्ली में हूँ तो मैं सुबह से मेरा मन है कि मैं एनएसडी जाऊँ, वहाँ जाके तो माथा तो लगा ही लूँ। तो ये कोई ये नहीं है कि ऐसा हम ओवर एक्साइटमेंट है। एक संस्था ने हमें 3 साल पाला पोसा बड़ा किया, तो उस संस्था के प्रति हमारा एक कर्ज भी है और फ़र्ज़ भी है। एनएसडी और एफटीआईआई ये जो चलता है, आपने बॉम्बे में इसको महसूस किया, इंडस्ट्री में महसूस नहीं नहीं, क्योंकि मैं जितनी एनएसडी की हूँ उतनी एफटीआईआई की भी हूँ। अच्छा, आप एफटीआईआई हाँ, भी गई? क्योंकि मैंने उसके बाद एफटीआईआई का एक ये इसको कहते हैं फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, वो किया है। और वहाँ के जो ऑलमोस्ट जो अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके मैं टच में हूँ। और उसके बाद चूँकि मेरा वहाँ से एक संपर्क बना, तो आपको पता होगा कि एफटीआईआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बाद में डिप्लोमा फिल्में बनती हैं, सिलेबस है। तो उसमें से लगभग हर साल मुझे कांटेक्ट किया जाता है कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो मैंने दर्जनों एफटीआईआई की फ़िल्मों में काम किया है और दर्जनों वहाँ के मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो स्वाति सेन, जो वो तो एफटीआई जाने से पहले ही हम दोनों ने साथ किया था कविता दी की फ़िल्म में, वो बाद में गई। उसके बाद बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग, तो मैं अलग नहीं हूँ। हम एनएसडी का कोई ऐसा सीनियर जिससे डांट पड़ी हो और अभी काम बाद में साथ में काम किया हो? काम उस तरह नहीं किया। सबसे पहली बार जो डांट पड़ा था नसीर सर से, क्योंकि नसीर सर उनसे तो सबको डांट पड़ी है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों में मतलब मुझे बहुत पड़ी थी, क्योंकि वो जो समझाना चाह रहे थे वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी कि मैं पूछूं कि आप चाहते क्या हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। पर मैं ऊपर से वो अंग्रेज़ी बोलते, तब मेरी अंग्रेज़ी बहुत ऐसी थी, ऊपर से गुजरती थी। तो वो जब चिढ़ जाते हैं और उन्हें जब, और चिढ़ भी उनको तब लगती है ना कि आप नहीं समझ रहे हो और समझने का नाटक कर रहे हो, तो बोलो तो यू ब्लडी, मतलब इस तरह से उनकी जो गालियाँ आती हैं, तो बहुत विजिबली चिढ़ जाते हैं वो। बहुत उनका गुस्सा तो भाई बड़े बड़े कांपते हैं उनसे। तो मैं उनसे डांट पड़ी थी और मतलब इसमें कुछ ईगो हर्ट नहीं हुआ। वो सीनियर हैं, टीचर हैं, इतने बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया है। मतलब अगर देखा जाए तो नसीर सर अपने आप में एक एकेडमी है, एक इंस्टीट्यूशन है, और उनको देख के एक्टिंग सीखी जा सकती है। एक एक्टर को चाहिए कि उनके कम से कम 10 फिल्में चुन लें और उनको बैठ के देखें कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वो। तो ऐसे टीचर्स, ऐसे सीनियर्स अगर आपको डांटते हैं तो ये तो मतलब सौभाग्य की बात हाँ, है। ब्लिस। तो मुझे अच्छा लगा था, बुरा नहीं लगा। इरफान भाई के साथ काम किया, लेकिन वही कैमरा शेयर नहीं किया। मन तो था, लेकिन तलवार फिल्म की है मैंने, मेघना गुलजार की, तो उसमें मैं जज की भूमिका में हूँ, पर उनके साथ एक फ्रेम में नहीं हूँ। वो आपके सीनियर थे इरफान मेरे खान? सीनियर थे, काफ़ी सीनियर थे, और मैं बहुत उनसे मस्मराइज होती थी। उनकी जो आइज़ में जो एक मिस्टीरियस स्माइल होती थी, तो मुझे लगता था ये रहस्य नहीं खुला आज तक कि मोनालिसा की स्माइल क्या है। तो वो उनकी आंखों में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखता था। तो मैं एडमिट करती हूँ कि मैं बहुत उससे ये होती थी, मस्मराइज होती थी, एक और क्रश भी कह इरफान सकते खान हैं। साहब की शख्सियत में और चेहरे पर एक ख़ास तरह की बॉयिशनेस है जो हमेशा रही। हम हमेशा वो उनकी उम्र कुछ भी हो, बट बिल्कुल। दैट इनोसेंस एंड बॉयिशनेस रिमेन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने किस्म के थे। मैं ये भी कहती हूँ, जब हमारे हालांकि जब मैं कुछ बोलने लगती हूँ ना, लोगों को लगता है कि शायद वो सहमत नहीं होते हैं, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि हम जितने भी एनएसडीएन हैं और जिन्होंने अपना एक बेंचमार्क बनाया, वो देखिए कि सभी अलग हैं एक दूसरे से। नसीर सर की एक्टिंग, इरफान भाई की एक्टिंग बहुत अलग है। वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो भी मेरे सीनियर हैं, उनके साथ भी मैंने प्ले किया था यहीं दिल्ली में। कथा एक कंस की वो कर रहे थे और मैं उसमें उनकी प्रेमिका बनती थी। तो अब उनकी एक्टिंग देखिए, फिर हमारा जूनियर है पंकज त्रिपाठी, उनकी एक्टिंग देखिए, तो जुदा जुदा है। अब लोग जब ये एक्टिंग की मेथड की और क्राफ्ट की बात होती है तो लोग उलझ जाते हैं कि क्या है।
एक्चुअली जो मेथड है और क्राफ्ट की बात होती है बार बार, तो वो पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है। मैं अगर नसीर सर की तरह करने लगूं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो कॉपी कैट करने को एक्टिंग नहीं कहते। बहुत वर्सेटाइलिटी है वहाँ के जितने भी जी। प्रोडक्ट। आपने पंकज त्रिपाठी का नाम लिया, जी जी जी। उनके यहाँ भी लगातार बिल्कुल। सुल्तान का कैरेक्टर से लेके गैंग ऑफ जी वासेपुर से लेकर के जी जो जी। अभी जो मर्डर मुबारक तक, बिल्कुल बहुत काम कर रहे हो। बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी। तो ये तो बात है कि एनएसडी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके वो पास एक जैसे नहीं एक है। जैसे नहीं है, कॉपी कैट्स नहीं नहीं है। है। तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत क्राफ्ट। आपको सेल्फ को काम करके तराशना पड़ता है। वो अपने आप को आप ढूंढने में मदद करता है एनएसडी, जी इसका मतलब। जी जी। आप ओमपुरी सर और नसीर सर बहुत पक्के दोस्त थे, पर दोनों की एक्टिंग अलग है। पंकज कपूर साहब को देखिए, उनकी एक्टिंग अलग है। वो कोई एक दूसरे को कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये होता है एक एक्टर का खुद अपने क्राफ्ट पे काम करना और उसको देखना कि आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबका इंडिविजुअल होता है और तभी वो कमाल होता है। कितने बरस हो गए एक्टिंग करते करते? मुझे शौकिया तौर से तो मुझे लगता है 30 साल हो ही गए, क्योंकि जो रंगमंच, कॉलेज, ये वो जब सफदर हाशमी की हत्या हुई थी और उसके विरोध में बिहार में नुक्कड़ नाटक किए गए थे, आई थिंक 87 की बात है। तो तब हुआ था, और ऐसे ही कि लड़की नहीं मिल रही है, औरत नुक्कड़ नाटक करना था, तो किसी ने मेरा नाम सुझा दिया। तो उस तरह से शुरू हुआ था। और कहीं भी एक्टिंग कोई चीज़ होती है, नुक्कड़ नाटक कोई चीज़ होती है, ड्रामा कोई कुछ नहीं, बस हो रहा है। और क्या होता है, एक एज में ना आपको हर नई चीज़ करने की ललक होती है। तो मेरे अंदर भी वो था कि अरे ये क्या है, तो एक ललक में शुरू हुआ और ये पैशन बनेगा मेरा कल को जाके। अगर मैं कहूँ पैशन भी नहीं, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे आज की तारीख में ये लगता है कि मैं इससे बेहतर कुछ और नहीं कर सकती हूँ। एक्टिंग की बात जब होती है, कैमरा जब आता है सामने, तो बड़ी ऊर्जा आती है। आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने आपका एक सोलो देखा था दिल्ली में ही, और वो मुझे अभी तक याद है। और मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा जुगाड़ बने, व्यवस्था बने कि मैं किसी बड़े ग्रुप के लिए, बड़े मंच के लिए आपसे गुजारिश करूं कि आप उसको फिर से परफॉर्म करें। करवाइए ना, मजा आएगा। मैं अभी भी तैयार हूँ। और अभी मैं अभी करती हैं आप? हाँ वो हाँ 20 साल पुराना वाला अरे एक्ट? वही एक अनजान औरत का जी, खत, मेरा बच्चा मर गया, कल रात मेरा बच्चा मर गया। यस मैं यस। हफ्ते भर से उसके सिरहाने के पास बैठी थी, वो बुखार से तड़प रहा था। मैं रात भर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ बदलती रही। ज़रा सी देर के लिए मेरी आँख क्या लगी और मौत उसे उठा कर ले गया। कल रात मेरा बच्चा मर गया। यस एग्जैक्टली, ये वाला इट वाज वेरी मूविंग। और तभी से मैं आपको सोशल मीडिया पे, फिर जब हम सब लोग आ ही गए तो फिर तब बहुत सारे पुरस्कार आपने जमा किए। और फिर उसके बाद मोहभंग क्या हुआ उस दिन? आपने जब फेसबुक पर वो डाला कि मैं अपने सारे पुरस्कार और जो भी रिकॉग्निशंस हैं वो छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे लगा अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। क्या था वो? पता नहीं, बहुत कुछ था। हाँ, मतलब मोहभंग भी था। और देखिए, कोई भी आप जो एक्शन लेते हैं ना, उसके पीछे बहुत कुछ पहले घट चुका होता है। एकदम से कोई कहे कि हमने इस बात पे ये एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होता। कई बातें थी मेरे मन में। एक तो देखिए क्या है कि मैं दिल्ली में भी थी, तो 1 रूम किचन सेटअप में थी, तो यहाँ भी मुझे सबको छोड़ के ही जाना पड़ा था। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई और मैं वहाँ पीजी में रहती थी, तो ये कैसे पॉसिबल था कि मैंने जो 10 साल यहाँ रही थी मैं दिल्ली में, तो जो फ्रिज ख़रीदा था, जो टीवी ख़रीदा था, जो छोटा सा एक पलंग था, तो वो सब ढो के मैं आप पेंग में नहीं ले जा सकते। तो मैंने वो यहीं का यहीं छोड़ दिया था। और सिर्फ कुछ किताबें, 2 ट्रंक किताबें थीं, और जिसमें से एक ट्रंक अभी भी मैंने संभाल के रखा है। क्योंकि जो कितनी भी मैं ऐसे कहूँ कि यार अब दे दो किताबें लोगों को, लेकिन कुछ ऐसी किताबें हैं जिसको लगता है कि नहीं, अगर मृत्यु भी आ रही हो ना, तो मेरे सिरहाने वो किताबें तो हों, कि फैज़ हों, गालिब हों, मीर हों,
मंटो हों, इस्मत चुगताई हों, मैं बड़ी दीवानी हूँ उनकी। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इस्मत चुगताई और अमृता प्रीतम को उतना पढ़ा नहीं गया है, खंगाला नहीं गया है। 100 किताबें लिखी हैं भाई। पुरुषों की तुलना से उनको कई गुना अधिक रॉयल्टी मिलती है। तो यूं ही तो नहीं मिलता है ना, कुछ तो उनकी लेखनी में कमाल होगा। तो मैं कुछ किताबें ऐसे जो नहीं, मतलब जान से प्यारी है। तो सब कुछ था, लेकिन कई चीज़ें हो रही थी कि अब फिर मुझे जब घर शिफ्ट करना था तो मुझे कई बार अपने किताबों के लिए और पुरस्कारों के लिए थोड़ा बड़ा घर लेना पड़ता था। क्यों रखें कहाँ। तो यहाँ भी मैंने वैसे ही छोड़ा था सब कुछ और वहाँ चली गई थी। अब यहाँ भी हुआ, मुंबई में ये मेरा 15वां साल है। 1 साल मैं वहाँ पेइंग में रही थी, फिर मैंने शेयरिंग में एक छोटा सा ये किया, उसके बाद इंडिपेंडेंट रहना शुरू किया। तो तब फिर बस आने लगी। और औरतों में पता नहीं क्यों घर बसाने को लेके, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, छोड़ी हुई हो, जो भी हो, घर का एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है औरतों में ज़्यादा, मर्द में इतना नहीं। तो वो बसाया फिर से, और फिर बस गया। तो फिर जब मुझे शिफ्ट करना था तो वही हुई कि मैं ये लेके कहाँ जाऊँ इतना। तो बहुत बातें थी। बातें एक तो ये थी कि सुरेखा जी को बहुत सारा अवार्ड मिला था। मैंने एक ऐसी लेडी को देखा था जिनके पास 4 नेशनल अवार्ड थे। मैंने एक ऐसी लेडी को देखा कि उन्होंने, कहते हैं ना कि लास्ट बॉल पे छक्का मारा। बधाई हो जैसे फिल्म आई और सारे कैरेक्टर एक तरफ, हमारे यहाँ कहते हैं ना बैलगाड़ी उलार कर देना, तो उन्होंने उलार कर दिया सारे एक्टरों को। माफ़ कीजिएगा, सभी बड़े एक्टर हैं, नीना गुप्ता जी हैं, तो वो राव हैं उसमें, और आयुष्मान खुराना है, सभी हैं, लेकिन वो उलार हो गए। मतलब एक तो सुरेखा जी, और मेरे तो कितने सारे दोस्त हैं, पूछिए मत, कि जब जिनको पता चला कि उसमें बहुत सारे सिंगर थे, बड़े बड़े एक्टर थे, कि मेरा सुरेखा जी के साथ उतना बैठना है, तो मेरे पाँव पड़े थे, प्लीज़ एक बार मिला दे, प्लीज़ मिला दे, कितनी कूल दादी है, कितनी कूल दादी, अरे शी इज़ वेरी कूल, यो ऐसे, मतलब ऐसे कर रहे थे, जिसमें से कुछ को मिलवाया भी, और वो धन्य है इस बात के लिए कि मैं उनसे मिला, फ़ोटो ले लिया, सेल्फी ले ली टाइप से। तो सुरेखा जी को बहुत अवार्ड मिला था। तो एक दिन की बात है, बात मजाक से ही हुई थी, पर बहुत गहरी बात थी कि मैंने उनको हाँ, उस फिल्म के लिए, बधाई हो के लिए 6 अवार्ड मिला। अगेन नेशनल मिला, अगेन फिल्म फेयर मिला, पहले भी फिल्म फेयर मिल चुका था, फिर मिला, दादा फाल्के मिला, और 3 अलग अलग मिले। और मैं लगभग उनके साथ जाती थी हर कार्यक्रम में। तो ऐसा होता था कि वो बीमार थी और व्हीलचेयर पर थी, मैं ही वो अवार्ड लेके, या उनके साथ जो ड्राइवर होता था, या एक बार हिबा भी गई थी, उनकी भांजी हुई हाँ हिबा शाह जी। तो उन्होंने उनके लिए वो एक्टिंग भी किया था एक में, उनकी बालिका नौजवानी का रोल किया था हिबा शाह ने। और तब सब लोगों ने कहा कि अरे एकदम बेटी लगती है, एकदम बेटी लगती। तो वो है मासी। और तो एक दिन की बात है शिवा, कि मैंने खेल में, क्योंकि मैं बहुत उनसे वो थी, मुँह लगी, लाडली, प्यारी सी, तो ऐसे उनका अवार्ड उठा के, और मैंने कहा ना, मैम आपको इतना सारा अवार्ड मिला है और मतलब मुझे एक भी नेशनल नहीं मिला है। मैंने ये किया, बचकानी बात लग सकती है, मैंने ये किया था। तो वो लेटी हुई थी बेड पे, और ऐसे में उनका वो अवार्ड लेके ऐसे कर रही थी। तो उन्होंने एक हल्की सी स्माइल दी, और उन्होंने कहा, जब मिलता है उसी समय अच्छा लगता है, उसके बाद तो घर में पड़ा हुआ कबाड़ होता है। तो एक कहीं ना कहीं वो मेरे मन में था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, अभी हाल में ही कविता चौधरी जी का भी डेथ हुआ, और कविता दी ने भी एक बहुत बड़ा प्लान किया था। एक नई फिल्म उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, फुल लेंथ फिल्म, और मुझे उन्होंने कुछ साइनिंग अमाउंट भी दिया था, और वो करने वाली थी। फाइनेंसर भी उनको मिल गए थे, और वो था कि वो मुझे भट्ट बुलाती थी, बोलते भट्ट ऐसा है कि अब बस करना है, हो गया सब, उधर बन गया। उन्होंने अपने गांव में पिता की जो पैतृक संपत्ति थी, वहाँ पर एक उड़ान मेंशन बनाया, बहुत बड़ा सा। ये मेरठ की बात है? नहीं, ये वहाँ अमृतसर। तो उनको लग रहा था कि अब सब काम हो गया, तो अब वो अगेन फिर से फिल्म बनाएंगे। और जो उड़ान में उन्होंने अपना एक
एक मैजिक जो क्रिएट किया था पूरे हिंदुस्तान में, तो ऐसा कुछ करेंगे। और ये अक्टूबर की बात है जिस दिन मैं उनके साथ पूरे दिन थी, और वो एक साथ बैठ के वो पूरा वो अपने उस पर टैब पे दिखा रही थी, ये मेरा उड़ान मेंशन है, यहाँ ये होगा ये होगा, सो मेनी प्लान्स। फिर फिल्म को लेके प्लान्स, उसकी स्टोरी पे बात हुई, स्टोरी सुनाई उन्होंने मुझे, और 15 फरवरी को उनका डेथ हो गया। और उनके घर में भी इतने अवार्ड थे कि पूछिए मत, ख़ास तौर से उड़ान के लिए ही। उनके हॉल में बड़ा सा हॉल था, और एक बड़ी सी उनकी उसी वही वाली तस्वीर जो उड़ान में वो एसीपी की जो गेटअप में जो रहते, गेटअप में हाँ, हैट तो लगा वो के। हाँ वो तस्वीर लगी हुई थी, और उनको किसी एनजीओ या किसी संस्था द्वारा अवार्ड था, और उसमें लिखा हुआ था वुमेन इंस्पिरेशन अवार्ड, ऐसे लिखा हुआ था। अरे पूरी पीढ़ी को, हम सब लोगों को कंपटीशन क्लियर करने का जज्बा वहीं से आया था। बिल्कुल। तो बहुत सी लड़कियां, मतलब मैंने एक दो बार जब उनकी कोई तस्वीर डाली ना फेसबुक पे, तो लोगों ने बोला कि अरे मैंने तो उनको ऐसे देखा, और मेरी जवानी में वो मेरी आइडियल थी। तो ये सब मिलके असर कर रहा था, और वो भी चली गई सब छोड़ के। और मैंने कहीं एक नॉवल पढ़ा था, उसमें एक लाइन पढ़ी थी कि मेमोरी जी जाती है, ढोई नहीं। तो हमारी जो अवार्ड है या कोई भी चीज़ है, वो मेमोरी ही है। तो उसको हम ढोते फिरे, और ख़ास करके अगर हमारा अपना घर नहीं है, किराए के घर में दर बदर हो रहे हो यहाँ से वहाँ, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक ढोना लगने लगता, बोझ लगने लगता। तो वो कहीं ना, देखिए दुख नहीं हुआ था, मन में नहीं लगा कि हमने इतना ये किया है, और बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपको एक बात भी बताऊं, भड़के ये थोड़ा सा आउट ऑफ ब्लू लगेगा, पर मेरे घर एक कोई आया, वो जर्नलिस्ट और एक एड मेकर है, मुंबई की बात है, वो किसी मिलने आया, और वो जो मेरे एक पूरे पटरी पे जो एक ऐसे देखिए मैंने अवार्ड रखा था, तो उसको देख रहा है और देखता ही रह गया। और वे बड़ी संजीदा होकर बोलते पता है मुझे ऐसी लड़कियों से प्यार हो जाता है जिसने इतने अवार्ड हासिल किए। तो ये उसका सेंटेंस था। तो था कि भाई वो चीज़ें अब आपको जकड़ रही हैं, बोझ बन रही हैं, आपकी मेमोरी आपको जीना, आपके कदम रोक रही है। हाँ कदम रोक रहे हैं, और आना होगा तो फिर आएगा। और ये फिर और कई बातें हो रही थी, जैसे देखिए कि मैं एक रनर थी स्कूल में, मैं 100 मीटर्स में अक्सर सेकंड फर्स्ट पोजीशन आता था। पर अब मैं अभी हाल में शिमला गई थी, और जब से वो चढ़ना पड़ रहा था तो मेरे पाँव दुख रहे थे, तो मैं बैठे बैठे सोच रही थी अच्छा मैं ही हूँ वो, मैं तो रनर हुआ। उसमें भी मुझे कप मिलते थे, और उसमें भी बड़ा एक मज़ेदार वाक़या है। पहली बार जब मुझे किसी उसमें कप मिला, जैसे खेल में भी थी, स्पोर्ट्स में थी, और वो जो क्या बोलते हैं डिबेट्स वगैरह होते हैं, लेख प्रतियोगिता, तो मुझे कप मिला था। तो मैं पहली बार जब मैं कप लेके आई थी घर, तो मेरी माँ बोलती इसमें चाय कैसे पियेंगे यूटिलिटी। तो वो जो मैं बता रही हूँ इनोसेंसी, क्योंकि मेरी माँ को पता नहीं था कि वो जो कप होता है ऐसा वाला, वो चाय पीने के लिए नहीं है, वो एक आपके लिए सजाने की वस्तु है। सजाने की है कि आपने कुछ अचीव किया। तो ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रहीं, तो छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया तो छोड़। मगर बड़ी मायने खेज बात थी। और जब आपने वो अपना छोटा सा वीडियो डाला तो उसमें बड़े मायने निकल रहे थे, और मैं कमेंट्स में भी देख रही थी, बहुत लोगों ने बहुत तरह से रिएक्ट किया। लेकिन मुझे ये एक तरह से आपका आज़ाद होना एक लिबरेटिंग एक्ट लगा। मुझे ये लगा कि आप अपने को आज़ाद कर रही हैं उस नॉस्टैल्जिया से या उस पास्ट से, जिसको जी लिया और हो गया, बस अब आगे बढ़ना है। और मैंने ये भी देखा ना कि जिस अवार्ड को मैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए कोई बड़ा घर या एरिया ढूंढ रही हूँ, तो इस अवार्ड के एवज में मुझे घर नहीं मिल रहा है, उसके लिए ब्रोकर मुझसे पैसा ही मांग रहा है। उससे जो घर का मकान मालिक है उसको जो है ना सिक्योरिटी मनी ही चाहिए, डिपॉजिट ही चाहिए। तो इस अवार्ड के बदले में, और एक बार बहुत किसी पोइट की या किसकी बात थी कि अरे ठीक है लोग मुझे बड़े कवि मानते हैं तो मानते, पर इस एक कविता के बदले में मुझे एक मतलब कोई चाय तो नहीं मिल सकती ना, या नहीं। तो कई बार
इस तरह की बातों से उदासीनता आती है। या मेरे एक बहुत सीनियर डायरेक्टर फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनको मिला था पद्मश्री मिला 2-3 साल पहले। तो मैंने उनको फ़ोन पे ही व्हाट्सअप किया कि बधाई हो, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो उनका जवाब था कि तो क्या हो गया, एयरपोर्ट पे चेकिंग बंद हो जाएगी? क्योंकि एयरपोर्ट पे तो सबसे अच्छा समाजवाद दिखता है। मतलब बेस्ट एग्जाम्पल वही है कि आप शिवा हो, आप असीमा हो, आप XYZ हो, आपको वहाँ पे जाके बराबरी में ही आपकी चेकिंग होगी, बिठा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा, तो मुझे ये सारी चीज़ें, देखिए वही मैंने कहा कि घटनाएं एक दिन में नहीं घटती हैं, बहुत कुछ। शाहरुख खान की चेकिंग जो अमेरिका में होती है वो बहुत मशहूर है। हाँ, वहाँ वो शाहरुख खान नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते वो। तो इसलिए ठीक है, मिला, अच्छी बात है। मैंने अपने अवार्ड का अपमान नहीं किया, पर वो चीज़ें अब आगे अगर बढ़ने में, कि उसको उठा के ढोने में मुझे दिक्कत आ रही है, या मेरे खुद के रहने के लिए छत नहीं है। हालांकि कई लोगों ने मुझे ये भी कहा, जो मेरी कुछ अच्छी दोस्त थे, उन्होंने कहा यार तुझे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तुम्हें ये देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि तुम्हारे पास घर नहीं है। तो मैंने कहा सो व्हाट, अगर असीमा भट्ट ने ईश्वर की कृपा से, दैवीय कृपा से बहुत काम किया है, 30 साल का कोई कम नहीं होता, और अगर वो अभी तक अपना घर नहीं ले पाई हैं, तो ये मेरे लिए नहीं, इस सोसाइटी के लिए शर्म की बात है, मेरे लिए नहीं है। कला को एक संरक्षण मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सरकार कोई एक हॉस्टल बॉम्बे जैसी जगह में जो गढ़ है, बहुत बार लिखा है, बना दे, जिसमें ये दौर जहाँ पर लोग अपना घर भी नहीं बसाए हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। मैंने शिवा इस पे बहुत बार लिखा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित घर मिले। अब इतनी जगहों से लड़कियां आ रही हैं मुंबई में, और वहाँ हॉस्टल है, एक है वो YWC का है, तो उसमें कंडीशन है कि आप 8 बजे की बात नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई हमारे प्रोफेशन में हमारी मीटिंग ही कई बार 8 बजे के बाद होती है, और काम भी होता है, नाइट शूट है तो नाइट शूट है, स्क्रिप्ट पे जो रीडिंग होती है, जो रिहर्सल होते हैं, आजकल वर्कशॉप भी हो रहा है, हमारी कई सारी फिल्मों के वर्कशॉप होते हैं। तो हमारे जैसे वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है, और हम जितने एक्टर्स हैं वो ऐसे ही एक टेबल पर बैठते हैं और सब पढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो उसमें कई बार 2-2 बज जाते हैं रात के, वहीं डिनर आ रहा है, वहीं चाय और कॉफ़ी बन रही है, और ये चल रहा है। तो ये वो पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारे वर्क का वो कल्चर है। तो उसमें मैं बोलूँ कि नहीं जी मुझे तो जाना है, हॉस्टल बंद हो जाएगा। तो इस बात के लिए मैंने बहुत बार लिखा है, DNA भी छपा है। मैंने एक और ये लिखा था, एक और बात मैं जोड़ दूँ, और मैं इस मुद्दे पे इसलिए बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ नहीं बोलती हैं। तो मैं जो ये बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरी ज़िंदगी और कितनी है मुझे नहीं पता है, और मैं चाहूँगी भी नहीं कि बहुत हो, बहुत लंबी हो, मैं नहीं चाहूँगी। वो बाबू मोसाए ज़िंदगी मतलब लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो मैं उसमें बिलीव करती हूँ। मैं उन लड़कियों के लिए जो बोल नहीं पाती हैं, मैंने देखा होगा कि मैंने एक बड़ा सा लिखा था इस पर, पाब्लो नेरुदा की एक कविता है कि मेरी आवाज़ में शामिल है सबकी आवाज़। तो वही हेडिंग डालते हुए, क्योंकि यहाँ मुंबई जैसे महानगर में कहाँ कहाँ से लड़कियाँ आ रही हैं, और उनके लिए हॉस्टल नहीं है, और माफ़ कीजिएगा वहाँ ब्रोकर्स की, मकान मालिकों की मोनोपोली चलती है। बारिश हो रही है, सीलन है घर में। मेरी एक दोस्त जिसने 11 महीने का किराया पूरा एक मुश्त दिया था मकान मालिक को, और बारिश आई, उसके घर में करंट आने लगे, आग लग गई, पानी भी भरा हाँ, होगा, वो शॉर्ट सर्किट, और उसके बहुत सारे सामान ख़राब हो गए। इवन मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ उस बारिश में, जो ख़राब हुआ अभी तक बनवा नहीं पाए। तो ये जो स्ट्रगल है वो वहाँ पर इतनी बुनियादी स्ट्रगल, बहुत बुनियादी। और मकान मालिक को बोलो तो उनका जवाब होता है आपको रहना है रहिए, जाना है जाइए। बहुत लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, पर अब हमारे सामने होता है कि तुरंत घर नहीं मिलता, तुरंत हम शिफ्ट करने, ऐसा नहीं है ना भाई कि ये गमला है उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, घर है, 2 ट्रंक किताबें ही हैं मेरी, चूल्हा चौका है, सिलेंडर है, ऐसे थोड़ी बैग पे लेके हाथ कंधे पे रख के चल देंगे। तो हम कांप से जाते हैं,
बॉम्बे के रियल्टर्स को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये खुद अपने आप में कितना बड़ा मार्केट है कि अगर आप वन रूम सेटअप अपने आर्टिस्ट के लिए एक बना दें और उसको उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेट करें और उनको देने लगें, तो उनकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी और जो बुनियादी फ़िक्रें हैं ज़िंदगी की, और उसमें कैंटीन भी हो, खाना भी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच कि आप ये बात कह रहे हैं। और मैंने ये सिंटा जो है हमारा आर्टिस्ट है, उसको भी लिखा था, उनको भी बताया था, पर पता नहीं क्यों कहाँ क्या गड़बड़ी है कि मेरी बात कन्वे नहीं हो रही है या कोई इस पे जोर नहीं दे रहे। और मैं और भी बता दूं कि जो यंग लड़कियां आ रही हैं, माफ़ कीजिएगा, आपके लिए सब्जेक्ट हो सकता है कि उनको घर नहीं मिलने से वो लिविंग में चली जाती हैं, लिव इन रिलेशनशिप हाँ में चली जाती हैं और शो कर देती हैं कि हम हस्बैंड वाइफ में। कुछ लड़के लड़कियां इसी में फंस गए क्योंकि वहाँ कहते हैं जी हम बैचलर्स को नहीं देते हैं। मुझे यहाँ पे डंकी फिल्म याद आ रही है, जहाँ एक झूठी शादी करने के लिए तापसी पन्नू मजबूर होती है और वहाँ घर लेने के लिए ये करते हैं, झूठी शादी करते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। बहुत सारे ये खेल मुंबई हैं। में हो रहा है। जी जी जी, क्योंकि आपको नहीं मिलेगा जी, आप बैचलर और नहीं मिलेगा, ये तो हमारे मतलब रेसिडेंशियल फैमिली के लिए है। तो लोगों ने ये तक किया है, लड़के लड़कियों ने फंस गए हैं, जीवन बर्बाद हो गए उनके। लीगल वो पेपर जो बनवा दिया तो अब उसका तो मिसयूज़ भी हो सकता है ना। ये सब हो रहा है और ध्यान नहीं दिया जा रहा और कोई बोल नहीं रहा है। मैं बोल रही हूँ तो लोगों अरे तू अपने काम पे ध्यान देना भाई, तू पॉलिटिक्स करने, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मूलभूत जिसको कहते हैं, मूलभूत आवश्यकता है, ज़रूरत है। लड़के तो फिर भी बच के निकल जाएंगे, हालांकि मैं ये लड़का लड़की का मामला नहीं है, मतलब फंस जाते हैं लोग। जो जूनियर आर्टिस्ट हैं और ख़ासकर जो काम हो रहा है सीरियल्स का, टीवी के लिए जो काम हो रहा है, जो जितना चटपट तैयार किया जा रहा है कंटेंट, और उसमें भी सीरियल चला गया, सीरियल ऑफ एयर भी हो गया, पूरा दिखा दिया गया, और तब भी पैसा नहीं दिया जा रहा है जूनियर आर्टिस्ट को। जूनियर आर्टिस्ट को क्या, लीड आर्टिस्ट को नहीं दिया जा रहा है। एक और बात मैं बताती हूँ, हम एक इस पे भी एक आर्टिकल लिखा था मैंने। इक्विटी एक राइट होती है जो बाहर के देशों में है कि अगर मैंने सपोज़ मैंने आत्मजा किया था आज से 20 साल पहले, मेरा पहला जो था, तो अगर मुझे नहीं पता कि वो बाद में रिपीट हुआ है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, इन केस अगर वो हुआ है और वो 20 साल बाद ही मैंने किया है तो मुझे उसकी जो है रॉयल्टी मिलेगी। ये इक्विटी राइट्स वहाँ बोलते हैं, यहाँ पे ये राइट्स नहीं हैं। मैं लॉकडाउन में मैं अपनी बात कहूँगी, खुल के कहूँगी कि मैं इसको ईगो से क्यों जोड़ूं। आप मुझे जज कर रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास इतना नहीं है, सर्वाइवल के लिए नहीं है, आप ये बात मुझे बोलना चाहिए। और क्योंकि मैं सबके बिहाफ में बोल रही हूँ तो लोगों को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। लॉकडाउन में सबकी हालत ख़राब हो गई थी, अच्छे अच्छे एक्टर्स अपने घर का सामान बेच रहे थे, नीलामी कर रहे थे। मैं नाम नहीं लूँगी, पर अगर ये शो देख रहे होंगे और शायद उनमें से भी कुछ लोग देख रहे होंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे वो अपना ऑक्शन लगा दिया कि मैं इतने बड़े एक्टर अपना ऑक्शन लगा। तो हम जैसे कि क्या औकात थी भाई, हम भी लुगड़ गए, हमारे पास भी सर्वाइवल नहीं थे। तो क्या किया, गवर्नमेंट आकर के मदद कर रही थी किसी आर्टिस्ट की, या जो ऐसे आर्टिस्ट संगठन है किसी ने कोई ऐसी मदद ली है, स्टेप लिया कि उनको कैसे सरवाइव किया जाए, उनको बचाया जाए। और उन्हीं दिनों जो कलर्स पे मेरा शो आता था बैरी पिया, जिसमें बड़ी ठकुराइन के रूप में मुझे एक अच्छी खासी पहचान मिली, वो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। अगर इंडिया में इक्विटी राइट्स होते तो मुझे उसका पैसा मिल रहा होता। ये कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना कंट्रडिक्शन है कि एक एक्टर का आप शो दिखा रहे हो और ये नहीं जानना चाहते कि वो एक्टर जी रहा है या मर रहा है, या जी रही है या मर रही है। मैं बार बार यही कहूँगी कि मैं अपनी बात कर ही नहीं रही, मैं अपने आप को प्रचारित नहीं कर रही हूँ। इसको मतलब गौर किया जाए कि मैं प्रचारित नहीं कर रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोग नहीं बोल पाते कि अरे मैं बोलूँगा लोग क्या। एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू में आशुतोष राणा मेरे सीनियर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक बात उन्होंने कही है कि इस बात से दुख नहीं होता है कि मेरा समय बुरा चल रहा है, बुरा तब लगता है जब लोगों को पता चल जाता है। और जब लोगों को पता चलता है ना कि आपका वक्त बुरा चल रहा है
तो लोग आपको जज करने लगते हैं। आपके साथ एक, मुझे याद आ रहा है आशीष विद्यार्थी साहब ने भी अपने फेसबुक लाइव में कुछ इसी किस्म की बातें कही। मैं सुशांत सिंह, जो ये सावधान इंडिया वाले सुशांत सिंह हैं, जब वो सुशांत सिंह है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने बाकायदा मोर्चा खोला है, और ख़ासकर टेलीविज़न के या छोटे पर्दे के आर्टिस्ट के लिए, कि कैसे उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, समय पे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। उनकी स्थिति ये है कि वो अपने घर गांव वापस लौटने की स्थिति में बन गए हैं। तो ये जो पूरा इतना अव्यवस्थित क्षेत्र है, तो इसमें थोड़ी तो नेतागिरी की ज़रूरत है। और नेतागिरी करो तो उनको लगता है आप नेतागिरी करने आए हो। अच्छा, तुम्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा तो तुम नेता बन रहे हो। बात नेता का नहीं है भाई, बात ये है कि अगर कोई मेरे सामने भूखा है ना तो मुझसे नहीं खाया जाता। मेरे पिताजी सुरेश भट्ट के बारे में जिन लोगों ने भी नाम सुना है और जाना है, उनके बारे में पता है कि सुरेश भट्ट के जेब में अगर 1 रुपया भी होता था ना, और उनके सामने कोई ऐसा आ जाए जो जिसको ज़रूरत है, तो वो 1 रुपया निकाल के वो दे देते थे। ये मानवीयता, मानवीयता थी उनकी। सुरेश भट्ट वो इंसान थे कि अगर वो सुन लें, ये मुंबई हो या दिल्ली हो या पटना हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी रतलाम हो, कि किसी को कोई संगठन को या किसी व्यक्ति को ज़रूरत है, तो वो वहाँ दौड़ के पहुँचना चाहते थे। जनरल डब्बे में यात्रा करके जाते थे, और उन लोगों को जो मदद और नहीं कर पाते थे तो डिप्रेशन में चले जाते थे कि वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। मानवीयता पहली शर्त है एक एक्टर के लिए। इंडस्ट्री में बड़े बड़े दानियों का जिक्र होता है, और कुछ लोगों ने तो बहुत मौके पर बड़े लोगों को, जैसे हम सोनू सूद साहब की बात करते हैं, उस इंसान ने एक अकेले अपने दम पे एक मूवमेंट खड़ा कर दिया कि मैंने उनको भी अप्रोच करने की कोशिश की थी, नॉट फॉर मी। मैं रिक्शा वाले लोगों से बातचीत करती हूँ। आपको पता होगा कि मुंबई में मोस्टली रिक्शे वाले जो हैं वो बिहार यूपी से हैं। तो जो हम जब उनके रिक्शे में बैठते हैं तो डायलेक्ट से पता चल जाता है और बात करने लगते। वो मिट्टी की खुशबू आती है तो अपने आप उबाल मारता है कि अच्छा आप मिथिला से हैं, तो अच्छा आप भोजपुरी हैं, तो कहाँ घर हुआ, या मैथिली छिए। तो इस तरह से हम बात करने लगते हैं। तो उसमें एक रिक्शा वाले मिले, एक दुबे जी थे, और उनको पेट में अल्सर था, और उनकी बीमारी के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे थे, और उन्होंने बातों बातों में मुझसे शेयर कर दिया। अब मेरा मन बेचैन हो गया कि उनको कुछ किया जाए। तो मैंने 1-2 बार फेसबुक पे लिखा, और थैंक्स टू फेसबुक मैंने 1-2 बार जब भी कोई ऐसी अपील की है, लोगों ने हेल्प किया। बेबी हालदार के लिए किया। जी, जी, और मैं इस मामले को आज आपके इस मंच से बोलना चाहूँगी कि बेबी हालदार बंगला राइटर, जिन्होंने आलो अंधारी, प्रकाश और अंधकार जो लिखा, वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 20 से अधिक भाषाओं में अनुदित है, बेस्ट सेलर है। एक तरफ ये भी गुमान है लोगों को, बिना फैक्ट को जाने, बिना सच को जाने, ये कह देते हैं अरे बेबी हालदार को तो, सॉरी मैं अगर उत्तेजित हो रही हूँ, लेकिन मैंने इस बात को बार बार लिखा, अपने मंच से लिखा, मैंने वीडियो बनाए, लोगों को डाला। मुझे दुख इस बात का है कि जो मेन स्ट्रीम राइटर्स हैं क्यों नहीं बोल रहे हो, लिख रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगी कि अगर चित्रा मुदगल, मैं उनको माँ बोलती हूँ, माँ मानती हूँ, वो अगर लिखें तो असीमा भट्ट से तो ज़्यादा वजन है उनकी बात में। मैत्री पुष्पा अगर लिखें तो ये लेखकों में ये संगठन नहीं है, वो मर रही है, उनको कैंसर हुआ है, और जिसकी 16 भाषाओं में किताब अनुदित है, और ऊपर से लोग मजाक जी, और उनको ट्रोल किया जा रहा है, कह रहे उसको तो लाखों रुपए रॉयल्टी मिले। नहीं शिवा, उनको रॉयल्टी नहीं मिल रही है। फिर हमने तो यही सुना था, नहीं मिल रही है। फैक्ट ये है। मेरे पिताजी हमेशा ये बात कहते थे कि प्रूफ एंड फैक्ट के साथ बात उनका करो। तो विदेशी भाषाओं में भी नहीं मिल रहा है। आलो अंधारी का। मैं आपको बेबी हालदार जी का नंबर देती हूँ, बात कीजिए। मैंने बार बार पोस्ट लिखा है, अगर आपने देखा, मैंने वीडियो बनाया है, लोगों से अपील की है, कुछ लोगों ने मदद की है, मधु कंकरिया जी ने मदद की है, सुधा अरोड़ा ने की है। लेकिन अगेन वही बात है कि जो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर इस बात को कोई मेन राइटर, जिनकी बातों में वजन है, अशोक वाजपेयी करें, बोलें लिखें, उनकी एक संस्था है, मैंने वहाँ भी कोशिश की। जी, हिंदी एकेडमी में निशा निशांत हैं, उनसे बात कीजिएगा।
मैंने कहा उन तक बात पहुंचाइए। मैंने जबलपुर तक बात पहुंचाई। मैंने प्रियदर्शन जी हैं इसी दिल्ली में, बड़े पत्रकार हैं, उन तक बात पहुंचाई। कृपा शंकर चौबे जी हैं, मैं नाम ले रही हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर मैं जब मुझे लगेगा कि कोई जेन्युइन है, वो मेरा सगा नहीं है कोई, बेबी हालदार मेरी कहीं से सगी नहीं है। दर्शकों के लिए बता दें, बेबी हालदार एक बहुत दिलचस्प लाइफ स्टोरी है। बेबी हालदार एक बचपन से एक घर में हाउस हेल्प का काम करती थी और वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। जिनके यहाँ वो काम करती थी वो एक साहित्यकार थे और उन्होंने उनको प्रमोट किया और कहा कि तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ। और उसके बाद ये एक दिलचस्प कहानी बनती है और वो उन्होंने फिर अपनी आत्मकथात्मक ये किताब है आलू अंधारी, और जिसका कई भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेशन हुआ और वो एक बहुत बड़ा नाम बन गई। तो बेबी हालदार वो शख्सियत हैं जिनको इस वक्त कैंसर है और उन्हें हम सब की ज़रूरत है क्योंकि इलाज में पैसे खर्च होते हैं। तो और उन्होंने मुझसे कहा, शिवा जब मुझसे फ़ोन पे बात होने, उन्होंने कहा मैं जीना चाहती हूँ और मुझे ऋतिक घटक की एक फ़िल्म है मेघे ढाका तारा, अगर आपने देखा होगा तो लास्ट का जो शॉट है उसमें हीरोइन कहती है हमें बाजपो दादा, हमें बाजपो दादा। मुझे उनकी बात गूंजती है और मैं ईश्वर से और आप सब से यही कहूँगी कि पहले तो प्रार्थना करें। कोई जीना चाहता है, इससे बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है? आज के दौर में कोई जीना चाहता है, इससे बड़ा रोमांटिसिज्म क्या हो सकता है? आप लोग कला की साधना, लेखन की साधना, फनकारी के हुनर की साधना करना उत्तर उत्तर लगातार दुरूह होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं क्यों मतलब मुझे कई बार ये लगता है। मैं अपनी वाक्य पूरा करूं, ये तब हो रहा है जब इतना कंटेंट को सराहा जा रहा है और हर तरफ कंटेंट की धूम है, लेकिन ये जो आला काम करने वाले लोग हैं वो समहाउ हार रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? मैं माफ़ी चाहते हुए ये कहना चाहती हूँ कि अगर बेबी हालदार मर जाएं तो उन पे बायोपिक बन जाएगा, क्योंकि उनको एक कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसी बेबी हालदार जो जीना चाह रही है, उनको बचाने के लिए लोग नहीं आएंगे सामने। उनको बस कंटेंट चाहिए। आप मरें, आपको मसाला चाहिए। मुझसे लोग कंटेंट, मैं लिखती भी हूँ, आपको पता है। मैंने अभी एक जब लॉकडाउन में बहुत से स्टूडेंट्स ने और एक्टर्स ने सुसाइड किया, मेरे मन पे बहुत गहरा असर पड़ा था। मैं खुद अकेली रहती हूँ, मैं कोरोना ग्रस्त थी, मुझे भी लग रहा था कि मैं मर जाऊँगी और मुझे लग रहा था मैं ऐसी मृत्यु तो नहीं चाहती। तो बहरहाल मैं जीवित हूँ। तो ये सब का जो असर था, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है, यूट्यूब पर है, से नो टू सक्सेस। अभी थोड़ी बहुत लोकप्रियता मिली उसको लेकर के और लोग मुझे कि अच्छा तुम लिखती हो और भी फिल्में लिख दो, ये कर दो, वो कर दो, कंटेंट ये वो। तो मैं कहती हूँ कि भाई आप पहले पैसे तो रखिए। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने 10-12 साल जर्नलिज्म किया है, नवारा टाइम्स में, पाटलिपुत्र टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में, और उसके बाद मैं कॉलम लिखती थी निकट में, दुनिया इन दिनों में, और भी कई पत्रिकाओं में। तो आप भी जानती हैं, पत्रकार रही हैं, कि हमें डेडलाइन मिलता है कि भाई बस पेज रेडी है, इतने समय तक ये बुलेटिन जाना है, आपका ये आर्टिकल चाहिए, इतनी जगह है। हाँ, 15,000 या 2,000 शब्दों में, और हम उस टास्क को पूरा करते हैं। तो हम तो उस प्रजाति के लोग हैं। मैंने कहा पैसा रखो जी, आपको स्टोरी मिल जाएगी कल तक। तो ये नहीं होता है, एडवांस के नाम पे वो पीछे हट जाता है। मैं कंटेंट ढूंढ रहे हो आप, आइए ना, मैं बताती हूँ कंटेंट। मैं ने बहुत कम उम्र से काम किया है और इसको मैं प्रचारित अब मैं करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सालों तक मैंने बोला ही नहीं। एक लड़की का बाप जब वो सब 3-4 साल की है, इमरजेंसी में जेल चला जाता है। सुरेश भट्ट इमरजेंसी में जेल में थे, सेल में थे, सर से पांव तक हथकड़ी में थे, और वो छोटी सी बच्ची, उसको नहीं पता कि जेल क्या है, अपने बाप से जेल से मिलने जाती थी, और वहाँ भी जाके खुश हो रही है कि अरे मेरे बाप जब चल के आ रहा है ना तो झनर झनर कुछ बज रहा है। मुझे नहीं रियलाइजेशन था कि वो बेड़ी हथकड़ी में है। कंटेंट यहाँ है। और
अचानक माँ एक दिन उसको मारती है कि तेरा बाप चला गया तू भी ऐसे होगी। तो 4-5 साल की बच्ची अचानक से 15 साल की हो गई कि मुझे बाप की जिम्मेदारी लेनी है। मैंने कमाना शुरू कर दिया। मैं खुद पढ़ रही थी, मैं बच्ची थी, मैं बच्चों को ट्यूशन देने लगी 50 रुपये में, 70 रुपये में, 75 रुपये में। किसी तरह से मैट्रिक किया। मैट्रिक करके फिर मैंने कई स्कूलों में वो जाके कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। इस तरह से मैंने स्टडी की, थिएटर किया, नाटक किया, पढ़ाई किया, नौकरी की, और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे लिखा जब लोग उस समय सोच नहीं पाते थे। लिविंग रिलेशन का कॉन्सेप्ट तब आया था इंडिया में। ये मैं 80s और 90s की बात करूँ, मैंने तब उस पर आर्टिकल लिख दिया था। मैं ये होमोसेक्सुअल और लेस्बियन क्या होते हैं और किस वजह से वो होते हैं और क्या उनके क्या थॉट हैं, ये सब पे आर्टिकल मैंने तब लिख दिया। तब मैंने एक लड़की से पूछा था कि क्यों लेस्बियन क्यों हो, और बहुत गहरा जवाब था उनका। उन्होंने कहा कम से कम हम लेस्बियन होते हैं तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, सिस्टरहुड को। लड़के तो करके मुंह फेर के चल देते हैं। इतना बड़ा रीज़न बताया था मैंने, वो आर्टिकल लिखे हुए हैं। आप जो बात कह रही हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल है। कोई लेस्बियन इसलिए नहीं होता है कि वो प्री डिस्पोज्ड है सेम सेक्स की तरफ, बल्कि इसलिए होता है कि जो मर्दाना रवैया है रिश्तों के अंदर, कई बार ऐसा भी है। जी, मैं बता रही हूँ ना, वो आर्टिकल छपा हुआ है। उसमें से एक जो पार्टनर थे उन्होंने ये कहा कि ये कम से कम करके मुंह नहीं फेर के पलट के सो जाते हैं। आज का आर्ग्यूमेंट ये है कि ना तो ये कोई बीमारी है, ना ये मर्दों से बदला लेने की बात है, ना ये ऑप्शंस चूज़ करने की बात है, बल्कि हम जेनेटिकली या हम नेचुरली प्री डिस्पोज्ड हैं टूवर्ड्स सेम सेक्स, इसलिए हम ऐसे हैं। अब का आर्ग्यूमेंट ये है। नहीं, मेडिकल साइंस यही कहता है कि आप एक जो हार्मोन्स की जो वजह है, मेडिकल साइंस ही है। लेकिन सम टाइम ये भी है, मतलब मैंने उन लड़कियों से जब लिए थे, कुछ लेस्बियन ग्रुप थे, पार्टनर थे, और उनसे जब बात की थी तो उसमें से एक ने ये जवाब दिया, दूसरे ने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं होंगी। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि ये जो आप जब अपोजिट सेक्स से करते हैं और आपने अगर सेफ सेक्स नहीं किया है तो प्रेगनेंसी के ख़तरे होते हैं। और उसमें अगर वो आदमी भाग जाए कि मेरा नहीं है जी, तुम जानो, तो सारी जो कहते हैं ना कि लड़कियां तो कहीं ना कहीं बार ऐसा है भाई कि सब कुछ उन्हीं के माथे पे फूटता है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आप एकदम से जजमेंट पास कर देते हैं लोग, ऐसा नहीं होता। यानी कि कुछ लोगों का ये दावा है कि लेस्बियनिज्म जो है वो मर्दों से बदला है या मर्दों को नकार है, कि उनको नकार दिया ज़िंदगी से। तो ये भी सच है जो आप बता रही हैं, वो तो उसका सच नहीं। मैं ऐसा नहीं मानती, लेकिन उन लोगों से जब मैंने बात किया था, देखिए हम जर्नलिस्ट हैं, हम एक पक्ष को दुनिया के सामने रखते हैं। हम 10 लोगों से बात करते हैं और उनकी राय को रखते हैं। उसमें हम अपनी बात नहीं थोप रहे। जब बेबी हालदार की बात हुई, मैंने जब बात की, मैं अपनी बात कह रही थी, तो वो मैं पूरे दावे से कह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये भी वजह है, लड़के धोखा दे देते हैं, लड़के छोड़ के भाग जाते हैं, लड़कियाँ इमोशनल ट्रैप्ड हो जाती हैं। फिर उनको मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो 12 साल किसी के साथ रिलेशनशिप में रहीं, 12 साल सब कुछ बहुत अच्छा रहा, अचानक ब्रेकअप हुआ तो उनको 12 साल हील होने में लगे, उस सदमे से निकलने में। तो जब मैं उनको दोबारा कहती थी कि मूव ऑन करो और किसी से ये, तो कहती थी 12 साल वो बर्बाद किया एक नॉनसेंस के पीछे, फिर उससे निकलने में मुझे 12 साल लगे, तो 24 साल हो गए, तो मैं यही करती रहूँ, इसी प्रैक्टिस में रहूँ। सो नो, आई एम फाइन। तो अब है ये उनका सच है। लाइफ इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन दीज टाइम्स। और इतना आसान नहीं है मूव ऑन। ये जो बड़ा आजकल है ना, मूव ऑन कर लो, भाई दिल टूटा है, मरम्मत होने में समय लगता है। आजकल की फिल्मों ने तो इसके बड़े अच्छे रास्ते निकाल दिए हैं और सब कुछ बड़ा आसान लगता है। फिर वो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, फिर भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर भी स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, फिर भी वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक और एक्टर ने इसी पे दिल टूटने पे ही सुसाइड कर लिया, जबकि वो बहुत अच्छे थे करियर में। किसकी बात कर रही हैं? वो एक तो लड़की भी थी, 19 साल की लड़की, नाम मैं भूल रही हूँ, और एक सुसाइड किया, बालिका वधू वाली जो। हाँ, उसने, और उसके बाद भी एक लड़की ने, उसका भी ये मोहब्बत का ही चक्कर था।
तो ठीक है, मतलब ये कहना कि चलो मैं भी यही सिखाती हूँ, मैं एक काउंसलर के नाते मुझ तक जब लड़कियाँ आती हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा है यार। वो आबिदा परवीन जी की एक लाइन है कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूट गई। मैंने कहा अब अच्छा है, अब निकलो और करियर पे कंसंट्रेट करो। और देखिएगा कि जो औरतें बहुत मजबूत हैं अपने करियर के मामले में, देखिए प्यार तो सभी चाहते हैं, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन वो थोड़ी मजबूती से उनको हैंडल कर लेते हैं। वो इतनी कमज़ोर नहीं पड़ती, वो इतना नहीं टूटती, वो इतना हाय तौबा नहीं करती। ज़िंदगी में और भी आकर्षण हैं। जी जी, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो ये है। और भी सफलताएं हैं जीवन में मोहब्बत के सिवा, गम के अलावा। अगर नेचुरली मिल जाए, ऑर्गेनिक वे में मिल जाए, जो रूमी कहते हैं, जो हमारे यहाँ खुसरो कहते हैं, तो ये बात तो बहुत खूबसूरत बात है। कहते हैं कि मोहब्बत तो पूरे जीवन का सरमाया है, हासिल है, पर वो मोहब्बत हो तो। कहते हैं कामयाब आशिक शाम को घर लौटते वक्त सब्ज़ी खरीदता हुआ आता है और घर में आके बेटे को होमवर्क कराता है, और नाकाम आशिक मज़े से शायरी करता घूमता है, अच्छे ड्रिंक्स पीता है, और सेकंड चांस और थर्ड चांस उसके लिए मेनी चांस। वो कहते नहीं नहीं, बिना मुझे उसके इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात, फिल्म दुनिया में तो बहुत लोग हैं ऐसे। नहीं मतलब आजकल मैं देखती हूँ राइटर्स भी ऐसा कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो इंस्पिरेशन के लिए रोमांस करना। मुझे एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने कहा था, उन्होंने शादी नहीं की थी और बहुत रोमांटिक फिल्म, तो मैंने उनसे पूछा, वो नहीं रहे, नाम नहीं लूँगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब जो शादी नहीं करता है तो क्या बारात में तो जाता है। तो मैं बहुत बारात में गया हूँ, तो इस तरह से, तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि वो इंस्पिरेशन के लिए उन्होंने लड़कियाँ ख़रीदी भी थी। अरे बाप रे। एक बहुत बड़े एक्टर, बहुत इज़्ज़तदार और बहुत रिस्पेक्टेड, उन्होंने भी ये बात कई बार, मतलब उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि हीरोइन से उनको और हीरोइनों को उनसे वाकई लगाव हो जाता था, और ये शायद फ़िल्म की ज़रूरत भी होती थी, और उससे ही वो एक हकीकत महसूस होती थी। ये बात उन्होंने कही, और इसका कभी किसी ने बुरा नहीं माना है इस बात का। ये पता नहीं, देखिए मैं बार बार एक बात कहती हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं कौन होती हूँ, मैं किसी की चाची लगती हूँ ये कहने वाली कि ये जो किया वो गलत किया, सही। मुझे ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, सामने वाले की नहीं। मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर मिले जिनके साथ मैंने बहुत कंफर्ट लेवल के साथ काम किया। मैं प्रवेश भारद्वाज जी का नाम लेना चाहूँगी, उनके साथ मेरी मुंबई में पहली फिल्म थी, और स्वरा की भी वो डेब्यू फिल्म थी, नियति। तो बहुत कंफर्ट के साथ काम करते थे, और हम आज भी जब भी मिलते हैं तो मुझे बहुत इज्जत उमड़ती है उनके लिए। मैं मतलब दूर से भी देख लूँगी, अरे प्रवेश सर, ऐसे करके मैं मिलती हूँ। चंदन अरोड़ा जी के साथ मैंने स्ट्राइकर किया, और अगेन मैं वहाँ फंसी थी एज एन एक्टर। मुझे सीन में दिया गया कि अनुपम खेर सर मेरे सीनियर हैं, वो सामने खड़े हैं और वो उनका कैरेक्टर है, वो पुलिस कमिश्नर है, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मैं जाके टूट पड़ी बड़ 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 कि पुलिस कमिश्नर नॉनसेंस है और सब डिजास्टर उनकी वजह से हुआ। ये मुंबई के दंगे पे फिल्म थी, और मैं बार बार फंबल किए जा रही हूँ। तो चंदन अरोड़ा जी ने धीरे से मुझे ऐसे लिया और एक कोने में ले जाके कहा, असीमा जी मैं समझ रहा हूँ क्यों हो रहा है, इस समय आपके सामने अनुपम खेर नहीं है, इस समय वो, माफ़ कीजिएगा, मतलब निकम्मा, नकारा, मतलब गैर जिम्मेदार पुलिस कमिश्नर है जिसकी वजह से ये डिज़ास्टर हुआ है, इतने लोग मारे गए। तो जैसे उन्होंने कहा ना, मैंने कहा यस, और उसके बाद मैं एक टेक में ओके, तब मैं भूल गई कि अनुपम खेर हैं और मेरे सीनियर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और आपका भी जर्नलिस्ट जाग गया होगा। हाँ, तो मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले। मेरे बहुत कम जो लो प्रोफाइल, कभी नाम नहीं लिया गया है, पर मैं एक इंसान का नाम बहुत शिद्दत से लेना चाहूँगी, वो है प्रबल महतो। और मैंने ज़िंदगी में बेहतरीन फिल्में उनके साथ की है। ये और बात है कि उनके रिकॉर्ड नहीं है, कहीं आर्काइव में नहीं है। वो दिल्ली में रहते थे, और डीडी के लिए तब हर सीज़न में फिल्म आती थी। आधा आकाश नाम से एक सीरीज़ बना था, जिसमें हर बार एक रियल फीमेल जो होती थी, अचीवर्स जो होती थी, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, पूर्वी पाल जिन्होंने जंगल के लिए लड़ाई लड़ी, उस पर फिल्म बनाई। मैं पूर्वी पाल की भूमिका करती थी। एक साइंटिस्ट की पत्नी की भूमिका की थी, जिस साइंटिस्ट की पत्नी ने
सिर्फ इसलिए कि पति उसको अवॉइड करता है, अपने काम में इतना मशगूल है कि वो पत्नी को टाइम नहीं देता, प्यार नहीं करता, तो वो जाके ट्रेन की पटरी के पर जाके सुसाइड कर लेते हैं। वो मैंने की। क्लारा दीदी जो जिन्होंने आदिवासी संगठन बनाया और वहाँ पे महिलाओं का सहकारिता जो समिति होती है, वो रोल मुझसे, मतलब ऐसे ऐसे रोल कराए, इतना बढ़िया बढ़िया। और उनका टेकिंग, वो मतलब वो उस स्कूल के थे, ऋतिक घटक और सत्यजीत रे वाले की मिरर में परछाई पड़ रही है, या आँख के काजल से कुछ आपका एक अलग सा इमेज निकल रहा है। प्रबल जैसे डायरेक्टर इतने अच्छे। गोधरा कांड जब हुआ था, मैं उनके साथ एक फिल्म में प्रोजेक्ट में असिस्ट कर रही थी, और मैं जब वहाँ गई तो वो दंगे में मैं फंस गई थी। कैसे करके बचा के हम लोग रेस्क्यू करके आए लाए। तो मुझे बहरहाल अभी तक नहीं हुआ, होगा तो मैं तो भी मैं एडमिट करूँगी। तो हाँ भाई, अगर शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर हों तो मोहब्बत होना लाजमी है। तो किसी को हो रहा है तो ठीक है, पर वो जेन्युइन हो, ऑर्गेनिक हो, काम लेने के लिए नहीं हो। आप जैसे जो कलाकार हैं, लेकिन साथ में बहुत कुछ और भी हैं। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप टीचर भी हैं, आप वर्कशॉप्स भी कराती हैं, फैकल्टी भी हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन भी करती हैं। ये बहुत सारी सवारियों पर पाँव तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि इस वजह से एक तरफ ध्यान नहीं जा रहा है पूरी तरह? नहीं, हम मेरे लिए तो ये कहना होगा कि वर्सेटाइल हूँ भाई। एक एक्टर अगर टीचर का भी रोल कर रहा है, डॉक्टर का भी रोल कर रहा है, प्रोफेसर का भी कर रहा है, किसी लॉयर का भी कर रहा है, तो आप वर्सेटाइल हो। तो मैं तो वर्सेटाइल हूँ, इसको ये कहूँगी। और ये मेरी मदद मिलती है मुझे इससे। अगर मैं लिख भी लेती हूँ तो एक्टिंग का, देखिए वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। और बार बार ये आपने सुना भी होगा कि एक एक्टर को पढ़ना चाहिए, एक एक्टर को लिखना भी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ तो लिखती भी हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं एक्टिंग ही तो पढ़ा रही हूँ ना। मैं थोड़ी है कि मैं एक्टिंग छोड़ के कुछ और पढ़ा रही हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ या साइंस पढ़ रही हूँ, मैं एक्टिंग ही पढ़ा रही हूँ। और लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट है, लिटरेचर ही पढ़ा रही हूँ। तो लिटरेचर, एक्टिंग, वो तो पांचों वेदों का सम्मिश्रण है जो हमारे भरत मुनि जी ने कहा है। तो मैं कोई एक मतलब एकदम से अलहदा काम नहीं कर रही हूँ कि मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ या मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ। सब इंटर रिलेटेड है और मेरी मदद मिलती है। यू फील एनरिच्ड? वेरी मच। एंड मुझे पैसे मिल जाते हैं ना भाई। अगर मुझे अभी फिल्म नहीं मिल रही है तो मुझे एक्टिंग क्लास से आ गया, एक्टिंग क्लास नहीं चल रहे हैं तो मैंने लिख दिया, वहाँ से पैसे मिल गए। वहाँ से नहीं, मैं तो मेरे शो थे, जैसे अभी मैं शिमला को आई थी, 27 मार्च को द्रौपदी का शो था गेटी में। एंड गेटी में शो करना भी मेरा बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा था। और जिस दिन मैं वहाँ गई, मैंने रिहर्सल भी नहीं किया। एक लाइट और रिहर्सल और रन थ्रू की जाती है, कुछ नहीं। मैं ऐसे मंच पे गई और मुझे पूरे पैर से लेके पूरे बदन में सनसनी सी हुई। तो मैं एक पल को लगा, अरे यहाँ अंग्रेज़ों की आत्मा तो नहीं है। पर नहीं, वो एक ड्रीम कम ट्रू जब होता है ना, कि कोई ऐसा सपना लगे कि पता नहीं होगा कि नहीं, और वो जब पूरा होता है ना, तो ऐसे ही। आपने कहा रन थ्रू, और उससे पहले आपने कहा था वर्कशॉप्स करा होती हैं फिल्मों में। अब ये एक नया फिनोमेना है वर्कशॉप का। उससे मंझ जाते हैं, चीज़ें समझ जाते हैं। क्या जो बड़ी फिल्में हैं, जो बड़े स्टार कास्ट के वाली फिल्में हैं और बहुत बड़ा बजट होता है, 100 करोड़ से ऊपर वाला जो बजट होता है, क्या उन फिल्मों में वर्कशॉप्स होती हैं एक्टिंग के आजकल लिए? कुछ लोग वो भी करवा रहे हैं। वहाँ भी हो रही है? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि एक्टर्स अगर एक दूसरे के साथ, सपोज हम 10-12 या मेरे आपके कुछ सीन हैं, और अगर हमने उसकी रीडिंग कर ली 2-4 बार बैठ के या वर्कशॉप कर लिया, तो हमारे बीच जो केमिस्ट्री है या हमारे बीच जो चीज़ खुलनी चाहिए वो समझ में आ जाएगी। एकदम से कैमरे के सामने जाके आपको बोला जाए तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने ये एडमिट किया है कि हमने तब वो जो मूड में था या हमारा जो तब ऐसा था, हम ऐसा दे दिए, बाद में शायद मौका मिलता तो हम कुछ और करते। तो फिल्मों में बाद में मौका जैसी चीज़ तो है नहीं, थिएटर नहीं है। तो वो कैमरे के सामने एकदम से देना, एकदम से ही करना। तो अगर वर्कशॉप मिलते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ने का मौका मिलता है, सारे एक्टर्स मिल के बैठ के, और सबके अपने अपने डिस्कशन होते हैं कि अच्छा आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो। कई लाइनें वहाँ पे बदली गई हैं या जोड़ी गई हैं,
जैसे कई, मैं किसकी बात करूं, जैसे मैं एक OTT के लिए अभी एक कर रही थी, तो उसमें कुछ बोला गया तो उनका मुहावरा ही कुछ गलत था। जैसे होता है ना 2 दूना 4 एक मुहावरा है, तो उन्होंने कुछ बोला कि 2 दूना 16, तो मैंने तुरंत करेक्ट किया कि मैंने कहा ये नहीं होगा, ये होगा। तो बोलते नहीं नहीं, राइटर ने ये सोच के, मैंने कहा राइटर ने सोच के लिखा है भैया, ये मुहावरा है, मुहावरे को कैसे आप तोड़ मरोड़ दोगे। जैसे बंदर न जाने अदरक का स्वाद, ये मुहावरा है, इसको आप तोड़ मरोड़ के नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारी मेमोरी में या ऑडियंस की मेमोरी में वो फीड है। मुहावरे हमारे साहित्य का हिस्सा हैं। साहित्य पर मैं आना चाहती हूँ। हमारे पास ऐसी फिल्में ज़रूर बन रही हैं जो रीमेक हैं पिछली कामयाब फिल्मों का। जैसे नदिया के पार का रीमेक आया, हम साथ साथ हैं, या ये हम साथ साथ हैं, हाँ हम आपके हैं कौन। अच्छा, कर्ज का आया ओम शांति ओम। क्या कभी अब ऐसा होगा कि जो साहित्य की कृतियां हैं जिन पर फिल्में बनी हैं, चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हों, चाहे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हों, चाहे इस तरह के और भी नाम हैं, आपको लगता है कि अब हम उस साहित्य से पीछा छुड़ा चुके हैं, जान छुड़ा चुके हैं, एक मॉडर्न आधुनिक नए मुहावरे और नए जीवन के नए आदर्श और वैल्यूज़ को अपना चुके हैं? क्या हमारे लिए साहित्य के मुंशी प्रेमचंद प्रासंगिक हैं फिल्मों में? हैं, अभी भी है। देखिए, कहीं काम हो रहा है इस पर? नहीं हो रहा है तो ये दुर्भाग्य है, लेकिन आपका किसान आंदोलन यहीं दिल्ली में इतना लंबा चला, फिल्मों में कहाँ है? नहीं है ना, तो प्रेमचंद प्रासंगिक है कि नहीं, और प्रेमचंद की कहानियों पे फिल्म बननी चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए इज अनदर थिंग। क्या ये हो रहा है, होगा? क्या इसकी कोई संभावना अब बची है? देखिए, हो सकता है, अब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे उसके पीछे अगेन मैं लोग कहेंगे कि फिल्म क्रिटिक की तरह बात कर रही है। क्या है ना, फिल्म का एक बाज़ार है और पूरा उसके पीछे एक होमवर्क है कि किस तरह की चलती है। आपने जब कर्ज के बदले में ओम शांति ओम बनते देखा, तो वो कर्ज का पूरा मैजिक था, और ये पता था कि वो फिल्म हिट हुई है तो उससे मिलती जुलती कोई चीज़ आएगी, तो वो भी सिनेमा के बाज़ार में सिनेमा का जो ऑडियंस है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो कई बार ये सिनेमा की साइकोलॉजी है, सिनेमा का बाज़ार है, सिनेमा का वो ऑफिस है, बॉक्स ऑफिस है, और इसको देख करके काम किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए कि अचानक से ऑफबीट फिल्में भी बनती हैं और कमाल कर जाती हैं, क्योंकि जब ऑडियंस उबती है कि एक जैसी चीज़, एक मशान एक फिल्म आई, बहुत कम बजट की थी और बहुत अच्छी लगी, ये, और विकी कौशल वहीं से निकल के आए। तो उसी में मिल्खा सिंह जैसी फिल्म आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्वदेश एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, मैं वो बहुत बड़ी फिल्म मानती हूँ, हालांकि उतनी सफलता उनको नहीं मिली, पर वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। उसका एक जो वो गांव जाना, नदी पार करना और ये सब, तो कभी कभी ऐसी फिल्में भी आती हैं और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करती है। आपने ऑफबीट कहा, हाँ, मतलब एक ऑफबीट, उसके लिए मैं पूछ रही थी कि OTT में आपको कितनी संभावना दिखती है? क्योंकि OTT पे जो काम हो रहा है वो फिल्मों से भी कहीं ज़्यादा मानी खेज है, और दूसरा उसका पूरा जो मिजाज है, क्योंकि वहाँ आप सीरियलाइज कर सकते हैं। आपने दहाड़ देखी? हाँ, जी जी जी। देखिए, रियलिस्टिक अप्रोच अब आ रहा है OTT में, और वो कमर्शियल सक्सेस भी है। तो है, और ये अगेन ये एक्सपेरिमेंट है। आज से 5 साल पहले आपने नहीं इसका नाम सुना था, ये एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है और सक्सेसफुल है। तो व्हाई नॉट, जिस चीज़ से सफलता मिल रही है, लोगों को काम मिल रहा है, एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो ठीक है, करनी चाहिए। अब वो अलग डिबेट है कि कब तक चलेगा, कितना चलेगा, अभी तो चल रहा है ना। लगता है कि एक शिफ्ट आया है, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, और हम जिस युग में रहते हैं ये अर्थतंत्र का युग है, ये कलयुग नहीं है। आज ही किसी सीनियर मित्र ने ये बात कही मुझसे कि ये कलयुग नहीं है, ये आर्थिक युग है। हर चीज़ अर्थ से जुड़ी हुई है, आर्थिक सफलता के साथ साथ। और फिर वहीं पर शाहरुख खान ने कहा है कि फिलोसफर बनने से पहले आप एक कामयाब आदमी बनिए, पैसा कमाइए, उसके बाद ये अच्छा लगे। हाँ, फिर सुना जाता है एक जिसके पास पैसा है वो कुछ भी बोले, लोग उनको सुन लेते हैं। तो जो पैरेलल सिनेमा, ऑफबीट सिनेमा, ये सब सिनेमा जो NSD से होता ताल्लुक या जिसको फिल्म डिवीज़न स्पॉन्सर कर दिया करता था, और जो कमीशन वर्क होता था, दूरदर्शन की तरफ से भी कमीशन वर्क होता था,
अभी क्या ऐसा है कि कोई कोई कहे कि सिर्फ 80 लाख 1 करोड़ मिल जाए एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं हम, कहीं ऐसा होता है अब? मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो नहीं कहना चाहिए, पर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे सिर्फ 1 करोड़ मिले और मैं कुछ अपने मन का काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे उसमें अनुभव में मैंने बताया कि मेरा जो बचपन रहा उसमें तब से लेके अब तक, या मैं जैसे एक बात बता दूँ कि मेरी परनानी 16-17 साल की उम्र में विडो हो गई थी। और अब और इसका झटका देखिए कि सिर्फ विडो नहीं हुए थे, अपना बेटा भी खोया था। ओहो। हैजा या प्लेग नाम की महामारी फैली थी और एक दिन में पूरा का पूरा गांव उजड़ रहा था। तो उसी एक दिन या आधे घंटे या 1 घंटे के अंतराल में एक 16-17 साल की औरत पति भी खोती है और बेटा भी। और उनका अगला स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा अगर मैं रोऊंगी तो उनकी गोद में जो छोटा बच्चा था भला उसको कौन देखेगा। देखिए मैं काँप रही हूँ। वो थी मेरी परनानी, सुदामा देवी नाम था। मैं उनका नाम भी नहीं जानती थी, मैं नानी ही बोलती थी। मैंने अभी हाल में कुछ दिन पहले अपनी माँ से पूछा कि नानी का नाम क्या था, क्योंकि मैंने कहा यार कोई नाम तक नहीं जान। एंड उन्होंने इस तरह बोल के अपने आप को संभाला, और ज़मींदार थे मेरे परनाना जी, तो पूरे अपने आप को संभाला, घर को संभाला, अपने बच्चे को संभाला और पूरे गांव को संभाला, क्योंकि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। मेरा जो ननिहाल है बहुत रिच फैमिली से आता है, सभी जानते हैं कि सबसे रिचेस्ट में। तो वो उनको इतनी साल, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आप अगर कोई बीमारी लेके जाओगे, नानी मेरा दादी नानी जो भी लोग बोलते थे मेरा सर दुख रहा है तो तुरंत कोई ये पत्ते तोड़ के ऐसे मसल के आपके यहाँ लगा दिया, यहाँ आप ठीक हो गए। आपने कहा मुझे पेट में मरोड़ आ रहा है, वो उस समय गर्मी में क्या होता था, बहुत ज़्यादा सूल पड़ने लगते थे, तो वो जामुन का पत्ता पीस के और जड़ को पीस के पिलाती थी। या कोई बीमारी है तो कच्चे बकरी का दूध वो खुद ही निकालने लगती थी और वो पिला रही हैं। तो और उनको रामायण महाभारत वेद पुराण कथा कहानियाँ कंठस्थ थी। मैंने महाभारत मतलब गीता के श्लोक नानी के मुंह से सुने संस्कृत में, वही मेरी पर नानी। तो मैंने तो इतनी मतलब लार्जर देन लाइफ औरतें देखी हैं जिनके पास रोने के लिए समय नहीं था, रोतलू नहीं थी। तो मुझे लगता है ऐसी कहानियाँ आनी चाहिए। ये जो अभी भी जेंडर इक्वलिटी के नाम पे औरतें अभी भी लड़ रही हैं कि मुझे बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मैंने तो उन्हें देखा है कि पूरा कमांड लिया। आप सोचिए 16-17 साल की उम्र में मेरी और आपकी कितनी अक्ल रही होगी, क्या अपने झंडे गाड़ लिए होंगे, मैंने उनको देखा। आपके पास एक कहानी का आइडिया है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि जो बड़े फाइनेंसर्स हैं या जो बड़े दिलवा दीजिए ना, दिलवा इतने दीजिए। साल आपने बिताए हैं उस इंडस्ट्री में, अब भाई कोई पैसा नहीं देता, तारीफ करता है। वो इनरोड्स नहीं बने अभी कि जो गली आपको शाह सड़क जो हाईवे है, मैं इसके माध्यम से बोलना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे, मैंने कैंसर पेशेंट के लिए, कैंसर सर्वाइवर को ये किया, मोटिवेशन के लिए जाती थी, और तो मैंने एक कहानी लिखी और कहानी का मैं सार भी बता देती हूँ। अभी मुझे कहानियों की चोरी होने से डर नहीं लगता। लोग कहते तो मत बताओ चोरी, भाई आप चोरी कर लोगे ना, मेरे पास उसके बाद और 10 कहानियाँ हैं, कितने चुराओगे। और मैं बोलती बड़े अभागे होगा, आपके पास सुनाने के लिए भी कहानी नहीं है, हमारे पास तो जीवित कहानियाँ हैं। तो उसमें से एक है, मेरी दोस्त ही हैं, और उन्होंने एक दिन मुझसे शेयर किया कि मैं पिछले 5 साल से हॉस्पिटल के सफ़ेद पर्दे के अलावा और आसमान के अलावा कुछ नहीं देखा है। कैंसर पेशेंट। तो मैंने उसका बजट सिर्फ 2.5 लाख रखा है छोटी सी फिल्म बनाने के लिए। नहीं मिल रहे, मैंने फेसबुक पे भी लिखा, भैया तारीफ़ तो कर देती हो कि आप बहुत अच्छी हो, गुड लुकिंग हो, गॉर्जियस हो। अब इस पर मैं GST लगाऊंगी, गुड लुकिंग भी पैसे दो। मुझे लगता है मुझे बोलना पड़ेगा ऐसे, पर नहीं, मतलब मैं सीरियस हूँ। और मुझे बहुत से विषयों पे, जैसे आज ही शायद कहीं बात हो रही थी ना मैरिज को लेके कि कितना फैंटेसाइज कर दिया गया है। मेरे एक दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, और उनकी बेटी भी ये मास कम्युनिकेशन करके वो फिल्म ही बना रहे हैं। पर उनसे मैं जब भी मिलती हूँ उनके बातचीत में एक दुख बार बार झलकता है कि मुझे तो अपनी बेटी का ब्याह भी करना है, इतना पैसा कमाना है। मैं सर पीट लेती हूँ कि भाई किस ज़माने में रह रहे हो।
आप बेटी को इतनी आज़ादी दो ना कि अपने मन से करे। नहीं, बेटी को भी फेरी टेल मैरिज चाहिए। जो फेरी टेल में मैं बात कंप्लीट करूँगी भैया, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे शादी से गुरेज से, मैं हार्डकोर मैरिज में बिलीव करती हूँ। आई बिलीव इन मैरिज, मैरिज होनी चाहिए। मैं राजेंद्र यादव जी की बात का एक हवाला देना चाहूँगी, हालांकि उनकी भी शादी। राजेंद्र यादव जी ने एक बात मुझसे कही थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसका हाथ पकड़ के आपको कहने का पूरा हक हो कि तुझे मेरा ये काम करना है, और वो हक मैरिज में आता है। जब आप शादी करती हैं किसी से तो लगता है ही और शी इज़ 100% माइन। मेरी एक दोस्त से लिविंग में रह रही थी, वो शादी नहीं करना। मैंने कहा यार करके देखना, बड़ा मज़ा आता है। तो बोलते क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो अभी भी हम साथ रहें, बाद में भी रहे। मैंने कहा नहीं, बाद में जो वो तुमको सोशल जो एक वैलिडेशन मिलता है मैरिज कि आप उसके हो और वो आपकी है, तो उसका एक अलग असर है। मैं फिर अगेन कहूँगी कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे थॉट हैं, मैं सब पर थोप नहीं रही हूँ। तो मैंने कहा ये एक अधिकार जो आ जाता है ना, और लिविंग में आज है, मन हुआ चलो नहीं, हम ओके बाबा टाटा। हालांकि मैरिज के बाद भी टूट रहे हैं भाई। वो तो नाकामियाँ तो कहीं भी हो सकती, बिजनेस में भी होती है, रिश्तों में भी होती है। तो मैं हार्डकोर मैरिज में बिलीव, पर ये फेरी टेल का जो सपना लड़कियों को दिखा रहे हो कि लार्जर देन लाइफ होने से, भाई उतने में 10 लोगों का घर बच जाएगा, 10 बच्चों के एजुकेशन हो जाएंगे, 10 बीमार का इलाज हो जाएगा। आप इस तरह से क्यों नहीं देख रहे हैं? आप मिनिमाइज तो करें। कम पैसों में भी खूबसूरत शादियाँ होती हैं। गुड फैट इंडियन वेडिंग के नाम पे जो चल रहा है, इतनी बड़ी जी इतना कुछ है, और उस पर सब सोसाइटी खामोश है, बल्कि सेलिब्रेट कर रही है। भी आपने देखा है, एक बहुत बड़े बिजनेस परिवार का एक रोका हुआ है, बिल्कुल, प्री वेडिंग बिल्कुल, हुई है, दुनिया जानती तो हमारे जो आदर्श हैं वो नए आदर्श स्थापित किए जा रहे हैं। बिल्कुल। शादियाँ मुश्किल होती जा रही हैं इन पैसों की वजह से, कि ये भी होना चाहिए, सर्कस बनानी है शादी। सबसे बड़ा तमाशा, सबसे बड़ा, और वो कितने खुश हैं मालूम नहीं। ये सारे तमाशे के तामझाम के बावजूद मैरिज के नीचे जो कितनी गर्त हैं आपको पता नहीं है, और ख़ास करके ऐसे मैरिज में। मैं अभी 2-3 दिन पहले बड़े अच्छे कपल से मिली, तो हिंदू मुस्लिम मैरिज है उनकी। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि आपने किस तरह से शादी की, तो कहती दोनों तरह से, दोनों थे साथ में। और मुझे लोगों से ये पूछना बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी लव मैरिज है, कैसे हुई थी, क्या, तो मैं बड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार से अपने उनके शाने पे ये करके कहा कि दोनों तरह से, तो मतलब हिंदू भी और मुस्लिम भी। तो उनके जो पार्टनर थे उन्होंने कहा कि अरे एक दूसरे से तो करना है तो जितनी बार हो जाए उतना अच्छा है। तो ये देखो जो ये जो ब्यूटी है, हाँ सपोर्टिव, खूबसूरत, तो ये जो चीज़ें हैं आप आज के लड़के लड़कियां भी नहीं समझ रहे हैं कि जिनको लव मैरिज कर रहे हैं वो वाकई में लव मैरिज है। मतलब मुझे लगता है सब कुछ है, लव नहीं है। तो हाँ, लेकिन आर्थिक बोझ बहुत है शादी के ऊपर, बहुत ज़्यादा, तो शादियों को आसान दिखावा बनाने, बहुत है, एग्जैक्टली बहुत दिखावा। तो शादियों को आसान बनाने की मुहिम भी चलानी चाहिए समाज के अंदर। सोचना चाहिए लड़कियों को कि अगर आपको 2000 के लहंगे आ रहे हैं तो आप 2 लाख का क्यों बनवा रहे हो, जो आपके वजन से भी भारी है, उठ नहीं रहा है। आप 2 लाख का लहंगा सस्ता माना जाता है। हाँ शायद मैं अपने अपने आर्थिक, हालांकि मैंने अपनी शादी में उतना ये नहीं किया था। तो बहुत सी चीज़ों को रिवाइव करने, रीथिंकिंग की ज़रूरत है कि कहाँ क्या हो रहा है। सिनेमा का इतना असर क्यों आ रहा है? डेस्टिनेशन मैरिज आया है, अब बड़ा तामझाम है, दूर बैठ के करेंगे पूरे। फिल्म स्टार्स तो बहुत डेस्टिनेशन मैरिजेस कर रहे हैं। भैया आपके पास है, लेकिन और भी मुझे ये बुरा नहीं लग रहा है कि आप दिखावा करेंगे। आप उतने ह्यूमन हो जाना कि आप कभी किसी के लिए चैरिटी भी कर दें, किसी गरीब बच्चे को गोद ले लें, किसी कहीं जाके डोनेट कर दें, किसी हॉस्पिटल। एक दुनिया है फिल्मी जो बहुत चकाचौंध की दुनिया है, जिनके एयरपोर्ट लुक्स, जिनके नाइट पार्टी लुक्स और लाइफस्टाइल, और जो दूसरी दुनिया है जिनके बिना फिल्में नहीं बन सकती, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या जो टेक्नीशियन की दुनिया है और सपोर्टिंग स्टाफ की जो दुनिया है। तो ये दूर से पता है, ये लगता है कि सब कुछ इतना क्लोज निट है कि कोई ख़बर बाहर आती नहीं है। एक दूसरे के राइवल्स भी एक दूसरे के बारे में अच्छा ही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, है ना। इतना बहनापा और भाईचारा है,
और इसके बावजूद जो रडार से, जो उस आर्थिक रडार से थोड़ा सा भी नीचे का है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यही सच है। और ध्यान भी नहीं देना चाहते। जैसे आप ही देखिए, आप जो कैमरा है ना, कैमरे में हम और आप जो देख रहे हैं, कैमरे के पीछे देखिए कितनी तारें बिखरी हैं, क्या क्या चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। तो बिहाइंड द कैमरा बहुत सी चीज़ें उलझी हुई हैं, गुत्थियाँ हैं, गंदगी है, जो नहीं दिखता, लोग देखना भी नहीं चाहते। आपको जो एडिट करके जो बेस्ट वर्जन दिखाया जाता है, आप उसी को सच्चाई मानते हैं, फैक्ट मानते हैं, जबकि फैक्ट वो नहीं है। दैट इज़ एडिटेड गुड, फील गुड फैक्टर, सब कुछ अच्छा अच्छा, एंटरटेनमेंट। बहुत से लोग ये तय करके आए थे कि वो सिर्फ थिएटर करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थितियों की वजह से उन्होंने सब कुछ किया जो वो, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे। मैंने भी कहा था, पर मैं कर रही हूँ। और मेरी दिल्ली से मुंबई की जो यात्रा हुई वो इसीलिए हुई कि मुझे लग रहा था कि सर्वाइवल मुश्किल है। तो मैंने 1 सेकंड में, और वही जो आपने कहा छोड़ने की बात की, मैंने यहाँ भी सारा सेटअप किया था, एक ही कमरे में वो पूरा सेटअप था, जो एक ज़रूरत भर चीज़ें होनी चाहिए, वो 1 सेकंड में छोड़ा था। और आज 15 साल बाद वही चीज़ रिपीट हुई कि फिर मैंने जो सब बसाया था वो सब छोड़ा, उसी घर में छोड़ा। मैंने अवार्ड नहीं छोड़ा, जो पूरा किचन बसाया था किचन छोड़ा, मैंने अपने कपड़े छोड़े, अपनी साड़ियाँ छोड़ी, अपनी बहुत सारी किताब, मतलब ऐसे बहुत दिल कड़ा कर करके कि नहीं ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, तब भी मुझे कई हाँ करना पड़ा कि नहीं। तो सुंदर सुंदर कप थे, मुझे चाय के मग का बड़ा, सब कुछ छोड़ा। मैंने कहा छोड़ो, जब मैं मरूंगी तो कोई भी इंसान हमारे, चाहे हिंदू में मरे चाहे, उनको 2 मिनट नहीं लगता जलाने में और दफनाने में। तो मैंने कहा मैं एक और बात मैं बता दूं, सुरेखा सीकरी जी कुछ जेवर नहीं पहनते, तो वो एक यहाँ पे वो पुखराज कुछ पहनती थी। तो वो जब मैंने देखा कि वो भी उतार दिया, तो मैंने कहा मेरा कितने दिन रखेंगे भाई। तो ये छोड़ने में जो हम इतना ये करते हैं ना लोभ, तो ये लोभ नहीं होना चाहिए। अगर नसीब में होगा फिर हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। कितने लोगों के पास है, और जिनको अवार्ड नहीं मिले हैं, जिनके पास घर नहीं है, हमारे देश की आबादी, हम तो चाहते हैं कि हमारे नेता लोग हमारे इस पॉडकास्ट से बात को सुने कि हमारे देश की आबादी आज भी फुटपाथ पे सो रही है। और मेरे पिताजी ने यही कहा था, वो आज़ादी के बाद भी खुश नहीं थे, उन्होंने यही कहा था कि मेरा भारत अभी भी गुलाम है। आर्थिक विषमताओं की वजह से 100 में 70 आदमी आज भी बेहाल है। दिल पे रख के हाथ कहिए, क्या देश अपना आज़ाद है? मेरे पापा ये गाते थे और कहते थे, जिस दिन देश में हर बच्चा भरपेट खाना खा के सोएगा, मैं समझूंगा उस दिन देश आज़ाद है। जिस दिन इस देश के हर युवा के पास रोज़गार होगा, मैं तब समझूंगा कि देश आज़ाद है। जिस दिन इस देश में हर गरीब के सर पर छत होगा, तब मैं समझूंगा, और सबके तन पे कपड़ा होगा, और औरतों को बराबरी का सम्मान मिलेगा। आप वामपंथी हैं? अगर ह्यूमन होने को वामपंथी मानती हैं तो मान लीजिए, ये तो बेसिक नीड है, फंडामेंटल राइट्स हैं। रोटी कपड़ा मकान तो फंडामेंटल राइट्स हैं। इसका वामपन से क्या लेना देना है? आपको रोटी चाहिए कि नहीं? आपको कपड़ा चाहिए कि नहीं? आपको घर चाहिए कि नहीं? क्या आप वामपंथी हैं? मगर अब जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि आप पैदा भले गरीब हों, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं तो वो आप ही दोषी हैं। सबसे बड़े गुनाह भैया। लेकिन मुझे ये बताइए कि दुनिया का कौन सा इंसान है जो लग्जरी नहीं चाहता है, गरीबी में जीना चाहता? देखिए, इस देश का हर आदमी बहुत बड़ी अंबानी डिबेट है, बनने, नेताओं से करने वाली डिबेट है। आपके जो प्रमुख, आपके सबसे पसंदीदा चरित्र कौन से रहे, जो आप सीरियल्स के, चलिए हम उस पर नहीं जाएंगे, जो 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 रंगमंच है उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो बहुत रिलेटेबल है, जिसको मैं भी क्लिक करके देख सकती हूँ। आत्मजा मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि आत्मजा जो सीरियल था, उन दिनों गर्ल्स चाइल्ड पे, भ्रूण हत्या पे बहुत ये हो रहा था। पूरी रिपोर्ट आई थी, आप अगर याद करेंगे कि हरियाणा और बिहार में इतने % महिलाओं ने जिनके गर्भ में बच्चियां थी, गर्ल्स चाइल्ड थी, उनका टेस्ट करवाया था और उनको सोनोग्राफी के बाद मार दिया गया था। तो वो फिल्म उस पर थी, सीरियल था आत्मजा, और मैं वही कैरेक्टर कर रही थी कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में गर्ल चाइल्ड है, और मुझे पति और सास द्वारा
डोमेस्टिक वायलेंस हैरेस किया जा रहा है, बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है ये कर, और शी इज़ फाइटिंग टू सेव हर गर्ल चाइल्ड। वो दूरदर्शन पे था तो चल गया और बनाया गया। आपको लगता है कि ये जो कलर्स पे या दूसरी जगहों पे क्या ऐसे सोशल इश्यूज के ऊपर कोई सार्थक चीज़ चलते, होता है? क्योंकि उन दिनों वो मुद्दा था, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंट, तो वो चला। और आज भी अगर मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग कंटेंट जब भी आया है तो लोग हाथों हाथ लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो भी चर्चा जिस बात पे होती है तो क्योंकि सिनेमा भी तो वो देख रहा है ना, रिसर्च देख रहा है कि अभी क्या मुद्दा है, अभी सब्जेक्ट क्या अभी क्या मुद्दा है, अभी क्या चल रहा है? भाई अभी जो चल रहा है, अगेन आप कहेंगे पॉलिटिकल है और उस पर बोलना आपने मना किया है। नहीं नहीं, आप बोलिए, पॉलिटिकल भी आप बताइए कि फिल्मों में क्या चल रहा है, 2024 है और चुनाव है, तो सीरियल्स में चल रहा है, कहीं न कहीं आ जाती है झलक, आ जाती सीरियल सिनेमा उससे कहीं छूट सपोर्ट मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट करता हुआ बन जाता है। सिनेमा देखिए समाज से अछूता नहीं है, और समाज सिनेमा से अछूता नहीं है, तो वो आ जाता है, वो झलक आपको भी दिख रही है। तो अगर सब मुझसे बुलवा के मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहती हैं तो, लेकिन अब फिर बाद में आप ही को मुश्किल होगी, ये आपको एडिट करना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहती। तो 2024 तो बस 2-3 महीने की बात है, वो तो गुजर ही जाएगा, फिर उसके बाद फिर जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है वो आ जाएगी। हाँ, वो जो बेसिक मुद्दे हैं वही मैं बार बार कह रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हूँ कि सबको आज भी देश में 30% के पास घर नहीं है, 30% के पास घर नहीं है ना, रिसर्च कर देख लीजिए। तो और एक तरफ हमारी सरकार कहती कि हमने इतना विकास किया, तो मुझे ये होता है कि अगेन मैं बोलूँगी कि मेरी बात कड़वी लग सकती है, हमारे देश के नेता अपने ऊपर करोड़ों का खर्च करे एक दिन में, गांधी जी तो नहीं करते थे। गांधी जी आउट ऑफ फैशन है, पता नहीं, मतलब समझना चाहिए। मैं गोडसे अगेन और सावरकर का फैशन है। हाँ, मैं यही अगेन, मेरे पिताजी कहते थे कि राजा को दूरदृष्टा होना चाहिए। तो राजा मतलब जो हमारे आज के रूलर्स हैं, रूलिंग क्लास है। उनको वो होना चाहिए, जो हमारे मंत्री हैं, नेता हैं जो हैं, तो उनको दूरदृष्टा होना चाहिए कि आप, और जितने दूरदृष्टा होंगे, जितने आप ज़मीनी तौर पे जो ग्रास रूट लेवल पे आप जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे, उसे हल करेंगे, और 1-2 दिन के पैसे दे देने से, खाना नहीं दे देने से ये मुद्दा नहीं सॉल्व होगा। ये मुद्दा बहुत बहुत गंभीर है। इतने सालों में आज़ादी के 75वां साल मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, बेसिक समस्या नहीं सॉल्व हुई है। आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, किसी को कुछ प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप लड़ने भी नहीं दे रहे हो, आप बोलने भी नहीं दे रहे हो, और एक भूखा आदमी सबसे ज़्यादा लड़ने की बात कही, और फिल्मी दुनिया के लोग अपने लिए कभी लड़ते तो नहीं, प्रोटेस्ट तो नहीं करते हैं। अपने पे पड़ता है तो सभी करते। देखिए, जब अपनी जलती है ना तो सभी करते, जब सबकी बात होती है तो नहीं कर पाते हैं, और ये मुझे थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी है। हाँ, मुझे दुख होता है। मुझे लगता है अगर आप बोले, आप हीरो हैं, एक्टर्स को हीरो कहा जाता है, एक्ट्रेसेस को हीरोइन कहा जाता है, और हीरो कौन होता है? जो सबके हक के लिए लड़े, सबके हक की बात करे। भाई हमारे यहाँ तो सावित्रीबाई फूले हमारी हीरोइन है। हमारी हीरोइन मेरी परनानी है, जिसने पूरा गांव संभाला। 150 आबादी थी उस गांव की, 17 साल की उम्र में। तो मेरी हीरोइन तो वो है। मेरी हीरोइन बेगम अख्तर है, जिनको पतूरिया कहा गया था, और गज़ल गा के मिसाल कायम कर दिया कि आज आप गज़ल की बात करें और बेगम अख्तर का नाम ना लें तो भाई जाइए। मेरी तो वो नवारी बांध करके जो खूब लड़ी मर्दानी, मेरी हीरोइन तो वो है। अपने लिए नहीं लड़ी वो, अपने बच्चे को कंधे पे बांध के। तो हीरोइन का कॉन्सेप्ट जो आया है वो इससे आया है। हीरोइन का कॉन्सेप्ट इससे नहीं आया आप किस ब्रांड का क्या पहनती हैं और आपका क्या एयरपोर्ट लुक क्या। आपको डर नहीं लग रहा आप ट्रोल हो जाएंगी, आपका बॉयकॉट हो जाएगा? आपको पता है इतनी उम्र में एक यूनिवर्सिटी में एक हीरोइन चली गई थी जिस समय बहुत वहाँ पर
हिंसा हुई थी तो उनका बॉयकॉट हो गया था। देखो भाई, अब तक मुझे क्या मिल गया है जो अब मुझसे छिन जाएगा। और जब आप खुद लुटा के मज़े ले रही हैं, जो आपने जिस बात के लिए मुझे आज इंटरव्यू में बोला कि मैंने सारे अवार्ड को छोड़ करके, मैं तो ये कह रही हूँ कि 1 महीने पहले की ये घटना है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या छोड़ा, क्योंकि जो सामान बांध के मैं किसी अपने एक दोस्त के घर पे मैंने शेल्टर रखा, मैंने अभी अनपैक भी नहीं किया है कि जितना ले जा सकते। मैं भाई, किसी का घर बसा है, उसमें जाके आप कहाँ डंप करोगे चीज़ें, उसकी भी लिमिट है। तो मुझे याद तक नहीं है शिवा कि मैं क्या क्या छोड़ के आई हूँ, और मैं सोचना भी नहीं चाहती। मैंने बस मृत्यु को याद रखा कि जब मैं मरूंगी तो मेरे देह पे ये जो 2-4 चीज़ें हैं वो भी नहीं रहेंगी। 2 मिनट नहीं लगाता है लोग जलाने में। आपको दफनाएंगे, मुझे जलाएंगे, सब ठाट धरा रह जाएगा जब छोड़ चलेगा बंजारा। हम लोग जो है ना, बस बड़ी बड़ी बातें फिल्मों में कर लेते हैं, कविताओं में कर लेते हैं। भाई रियल लाइफ में आपको हीरोइन ऐसे बनना पड़ेगा। रोने का समय नहीं है। आप अगर इस इंडस्ट्री ने मुझे अब तक कुछ नहीं दिया तो आगे कुछ देंगी, इसकी भी उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे गरिमा के से जीना सीखना आना चाहिए। और मैंने ये तय किया कि इतना तो कर ही लूँगी ना, 10 बच्चों को बैठ के कहीं पढ़ाऊँगी, ये काबिलियत तो मुझसे कोई नहीं छीन सकती। क्राफ्ट तो सिखाएंगी। हाँ, तो मेरे गुजारे के लिए क्या कम है? बाकी ऊपर वाला जाने। और हर धर्म में ये कहा गया है कि जिसने चोच दिया है वो दाना देगा। मैं जब माँ के गर्भ में थी, जब मेरे पास नाम नहीं था, ये असीमा या क्रांति जो भी मेरा नाम है वो तो जन्म के बाद आया। जब मैं पेट में थी, अब आप कहेंगे कि अध्यात्म, हाँ मैं अध्यात्म को भी फॉलो करती हूँ। जब सांस लेना नहीं आता आप था, रेकी भी प्रैक्टिस करती जी, तो प्राणिक हीलिंग सब कुछ कर रही हूँ, क्योंकि पहले अपने आप को बचाना था। जब मुझे कोरोना हो गया तो मैं सब पढ़ने लगी, समझने लगी क्या है। देखिए, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि डरिए मत। हमारे यहाँ बहुत बड़ी फिलॉसफी है। क्या होते हैं, अनहोनी होए नहीं और होनी होए सो होए। मैंने बहुत सोचा, बहुत पढ़ा। ये नहीं कहूँगी कि दुख नहीं होता है छोड़ने में। मैंने प्यार से ली थी चीज़ें, मैं अपनी कमाई के पैसे से ली थी। पर मैंने यही देखा, जब मैं माँ के पेट में थी तो मुझे सांस लेना नहीं आता था। तो माँ जो मेरी सांस ले रही थी, उस सांस से मेरी नाड़ी चल रही थी। 9 महीने, जो कहते हैं ब्लैक होल, एक्चुअल ब्लैक होल तो वही है जो कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है। आप उसमें सर्वाइव कर गए। आपको कुछ नहीं आता था, बोलना नहीं आ रहा है, सुनना नहीं आ रहा है। तो हम उस तरह से अपने लाइफ को क्यों नहीं देख रहे कि जब कुछ नहीं आ रहा है आप सर्वाइव कर गए। अब तो आपकी इतनी बड़ी सलाहियत है, एक अनुभव है, ज़िंदगी का तजुर्बा है। तो इस बात से तो मैं जानती हूँ कि मैं 10 लोगों को पढ़ाऊँगी, बच्चों, और जबकि मैंने पढ़ाया। मेरे स्टूडेंट दुनिया भर में हैं, मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। उतना तो कोई नहीं छीन लेगा ना। और देंगे तो सर आँखों पे, नहीं देंगे तो तेरा तुझको अर्पण किया जाता है मेरा। ये मैं फ़िलॉसफी नहीं बोल, इसने मुझे हिम्मत दी है, इस थॉट ने। 30 सालों का इनका करियर है जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा तो एक्टिंग की है और अभिनय के साथ साथ पढ़ाई की है, पढ़ाया है, वर्कशॉप्स कराई हैं, जेंडर सेंसिटाइजेशन कराया है और इसके साथ साथ पत्रकारिता भी की है। मेरी दिलचस्पी आपसे बात करने के लिए इसीलिए थी कि जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं और साथ में अभिनय की साधना भी कर रहे होते हैं तो वो कितना मुमकिन हो पाता है। और ये यायावरी जो है, घुमक्कड़ी जो है कि जो चाहे वो मजबूरन हो या चाहे वो मिजाजन हो, दोनों तरह से उसको साथ साथ लेके आप चली हैं। डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेने से अच्छा होता है। मगर अपना बेस्ट दीजिए साथ में। मैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, आप वो स्टीफन हॉकिंस की बात करते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल थे। व्हील चेयर पर बैठ के वो आदमी बोलता रहा है। मैं एक दो और में मैं नाम बोल रही हूँ, शायद वो भी स्टीफन है, कि उनके हाथ ये भी नहीं है, पैर भी नहीं है यहाँ से और हाथ भी नहीं है, एंड वो मोटिवेशनल स्पीकर है। भाई सब कुछ है, उसके बाद आप बोल रहे हो
कंफर्ट जोन में आप बैठ करके बड़ी बातें कर रहे हैं, सबके लिए आसान है। जब नहीं है, मुझे कबीर इसीलिए सबसे बड़े दार्शनिक लगते हैं। कबीर निकम्मा बैठ के लेक्चर नहीं दे रहे थे, कबीर सूद भी काट रहे थे, झीनी झीनी बीनी चदरिया, और वो काम कर रहे थे और दुआ भी लिख रहे थे कि चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। तो सिर्फ कबीर पढ़ लेने से नहीं होगा, कबीर पन होने से, आ जाने से बात होती है। तो ये जो मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने पे लागू किया। मैंने घासा का हाल देखा, लाइव टीवी पे देख रहे थे। मैंने एन फ्रैंक की डायरी पढ़ी थी कि कैसे वो बच्ची छोटी सी एनएसडी में ही थी तभी मैंने पढ़ी थी, और वो मेरे जानने वाले ने ट्रांसलेट किया है। मैं सूरज प्रकाश जी का नाम लेना चाहूँगी, और मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ। मैं जो एक्टर भी हैं सूरज नहीं प्रकाश? सूरज प्रकाश राइटर हैं, और मैं उनको पियो बोलती हूँ, यानी मेरे पिता। तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, मैंने एनएसडी में पढ़ा था लाइब्रेरी में बैठ के। आप देखिए, उससे बड़ा मोटिवेशनल बुक कौन सा है भाई? एन फ्रैंक की डायरी तो सबको पढ़नी चाहिए। तो यहाँ से सीखना चाहिए। आप किताबें बस ये पढ़ने के लिए, रौब झाड़ने के लिए नहीं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं। उस किताब ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया, या आपको कैसे ढाढ़स बढ़ाया, या आप जब टूट रही थी तो क्या उसने आपको टूटने से बचाया? तो मुझे टूटने से इन चीज़ों ने बचाया। नई लड़कियां जो आ रही हैं उनसे मुलाकात होती है, उनसे बात होती है, उनके अंदर कौन सी गहराई है, कौन सी मजबूती है, उनका एंकर क्या है, स्पिरिचुअल एंकर क्या है? स्पिरिचुअल एंकर बहुत बड़ी साधना एकदम से नहीं आता है। और अभी सभी लोग जो हैं कह देते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, या मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ, या मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, पर नहीं, मैंने अच्छे अच्छे को शेकन होते हुए देखा है। और मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि मुझे बल्ला साहनी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिताजी कहा करते थे उनसे, परीक्षित साहनी ने। हाँ, उन्होंने कहा कि वो कहा करते थे अपने बेटे को कि टाइड ऑलवेज टर्न्स। तो जब आप एज पे होते हैं ना, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है, आप बंटवारा का एग्जांपल लीजिए ना। पार्टीशन जो हुआ, हम सब ने, चाहे वो उसमें जो भी हो, हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी, सब ने अपना सब कुछ खोया। तो कलेजा चाहिए भाई सब छोड़ के आने के लिए। हाँ, छोड़ना सीखना पड़ेगा, छोड़ना सीखने की भी आदत होनी चाहिए। और ये जो मोह है, आपने सुरेखा सीकरी से सीखा, और हम आपसे प्रेरित होकर के इस बातचीत पर आए कि हम लोग इस पर बात करें कि ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये रिकॉग्निशंस होते हैं, ये पहचान होती है, हमने इतना काम किया, लेकिन ये होती क्षण भर की है जी, उसके बाद नहीं काम आती। मैं किसी होटल में जाऊँ, बोलूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला, मुझे आज का डिनर करा दो, बोले भाग, पागल है क्या है। शुक्रिया सीमा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।